everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं कि जैसे आज हम प्रिंटेड बुक्स देखते हैं, उनकी शुरुआत कब हुई और किस टाइप से ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करती चली गई। सबसे पहली प्रिंटेड बुक कौन सी थी उसके बारे में हम देखेंगे। ये जानेंगे कि मॉडर्न वर्ल्ड जैसा है जहां हमें प्रिंटेड बुक्स देखने को मिलती हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स देखने को मिलते हैं, हर जगह प्रिंट का यूज किया जाता है, सभी टेक्स्ट, सभी लेटर्स हम लोग प्रिंट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, तो प्रिंट कल्चर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और आज के वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी ओवरव्यू देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। द बिगिनिंग ऑफ प्रिंट। अब इस प्रिंट टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में डेवलप हुई थी। सबसे पहले चाइना, जापान एंड कोरिया, इस एरिया में जो हमारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हुई थी, उसकी स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पे हम कोरियन पेनिनसुला की बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की बात कर रहे हैं, यानी किम जोंग उन और बीटीएस दोनों की बात कर रहे हैं। तो चाइना, जापान एंड कोरिया, ये तीन ऐसे नेशन हैं, ये जो एरिया है यहीं पे सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी शुरू हुई। चाइना हर चीज में आगे है, यहाँ भी चाइना में ही सबसे पहले स्टार्टिंग हुई प्रिंट कल्चर की। In China, woodblock printing was common even before the 15th century. 15th century से पहले तक की बात की जाए तो चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया जाता था। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे आज हम स्टैम्प्स देखते हैं उसी टाइप का पूरा सिस्टम चला करता था। हम स्टैम्प्स पे देखते हैं कि कुछ अल्फाबेट्स उस पे लिखे हुए होते हैं, कुछ लेटर्स लिखे हुए होते हैं। हम उसे इंक पैड पे लगा करके जैसे ही स्टैम्प लगाते हैं किसी पेज पे, तो हम देखते हैं कि उस पेज पर सारे लेटर्स या वर्ड्स लिखे हुए आ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस स्टैम्प का यूज किया है जिसपे पहले से वो सारे लेटर्स एनग्रेव्ड थे। वैसे ही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, यहाँ पे हम वुड के ब्लॉक्स लेते हैं, वुडन ब्लॉक्स लेते हैं जिनपे एनग्रेव किए जाते हैं, लेटर्स लिखे जाते हैं, और जब उन लेटर्स पे इंक लगाओगे आप और जब उसे स्टैम्प करोगे तो आपको वो लेटर्स दिखाई देंगे पेज पर। तो चाइना में यही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया जाता था 15th सेंचुरी से पहले तक। स्प्रेड ऑफ प्रिंट टू यूरोप। अब चाइना से ये यूरोप में कैसे फैली, ये जो प्रिंट कल्चर है वो यूरोप में कैसे स्टार्ट हुआ। प्रिंट रीच्ड यूरोप थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट जिसके बारे में हमने हिस्ट्री के चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। सिल्क रूट कुछ ऐसे रूट्स हैं जहां से सिल्क का ट्रेड किया जाता था और ये रूट्स चाइना को साउथ एशियन नेशंस, सेंट्रल एशियन नेशंस, अफ्रीका और यूरोपियन नेशंस के साथ जोड़ते हैं सिल्क रूट। तो चाइना मेनली ट्रेड क्या करता था, किसका, सिल्क का, इन रूट्स के थ्रू। तो सिल्क रूट से ही होते हुए प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप तक पहुंची। Marco Polo, an Italian explorer, brought the knowledge of paper and printing from China to Europe in the 13th century. Marco Polo जो इटली से बिलोंग किया करते थे, ये इटालियन एक्सप्लोरर थे जो पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अब ये जो मार्को पोलो थे उन्होंने 13th सेंचुरी में, यानी 1200 का जो बाद का टाइम पीरियड है, तो 13th सेंचुरी में मार्को पोलो ने क्या किया, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी चाइना की और जो पेपर था वो सब इंट्रोड्यूस किया यूरोपियन नेशंस में। मार्को पोलो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में घूमते घूमते वो चाइना भी गए। वहां पे उन्होंने कुछ नया देखा कि लोग पेपर पे प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट कैसे कर रहे हैं, उनकी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उस सबसे बहुत ज्यादा एक तरह से प्रभावित हुए या कह लो अट्रैक्ट हुए मार्को पोलो, और उन्होंने इसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और पेपर को इंट्रोड्यूस किया यूरोप में। और कब इंट्रोड्यूस किया, 13th सेंचुरी में। Before the printing press, books in Europe were copied by hand, often by monks. अब प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले, यहाँ पे हम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस मशीन्स थी स्टार्टिंग के टाइम की। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जो लोग थे यूरोपियन नेशंस की अगर बात करें तो यूरोपियन नेशंस में जितने भी लोग थे वो क्या करा करते थे, बाय हैंड बुक्स लिखा करते थे। और खास करके कौन लिखते थे, मॉन्क्स। अब मान लो आपको एक बुक दे दी जाए, ये बुक आपको और ज्यादा बनानी है, ऐसी सेम बुक्स आपको बनानी है सेल करने के लिए, तो उन बुक्स को ये मॉन्क्स क्या करते थे, बाय हैंड लिखा करते थे, बाय हैंड प्रोडक्शन क्या करते थे बुक्स का। अब मान लो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, बुक में लिखते वक्त कोई मिस्टेक हो गई, कटिंग हो गई, तो वो पेज आपको दोबारा से लिखना पड़ता था, जिस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी इन मॉन्क्स को बुक्स पब्लिश करने में। और साथ ही साथ
ये इतना टाइम कंज्यूमिंग था कि आप 3-4 दिन में जाकर के कोई एक बुक बना पा रहे हो, वो भी तब जब आप घंटों तक एक दिन में काम करो, तो तब जाके आप 3-4 दिन में बना पा रहे हो एक एक बुक। तो क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लग रहा था आपका यहाँ पे, तो इसकी वजह से बुक्स के प्राइसेस भी हाई थे। तो पहले प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले स्पेशली जो मॉन्क्स थे वो क्या करा करते थे, बाय हैंड बुक्स प्रोड्यूस किया करते थे, बुक्स लिखा करते थे। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। अब प्रिंटिंग प्रेस जो टेक्नोलॉजी थी, जो मशीन थी सबसे पहली, वो आई। जोहान गुटेनबर्ग ऑफ जर्मनी इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस अराउंड 1448। 1448 के टाइम पे जोहान गुटेनबर्ग जो जर्मनी से थे, इन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई, इन्होंने इन्वेंशन किया प्रिंटिंग प्रेस का। फर्स्ट प्रिंटिंग बुक वाज द गुटेनबर्ग बाइबल। फर्स्ट बुक जो प्रिंट की गई थी वो थी गुटेनबर्ग बाइबल। गुटेनबर्ग बाइबल क्यों कहा गया है? पहली बात, ये मशीन जो है, ये जो इन्वेंशन किया है वो किसने किया है? जोहान गुटेनबर्ग ने, तो उनके नाम पे है। और सबसे पहली बुक जो प्रिंट की गई थी वो थी बाइबल। इसे 42 लाइंस बाइबल भी कहा जाता है। गुटेनबर्ग बाइबल जो है उसे 42 लाइंस बाइबल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके हर एक पेज में 42 लाइंस लिखी हुई हैं, इस वजह से इसे 42 लाइंस बाइबल भी कहा जाता है। बाइबल को क्यों चुना गया? क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी रिलीजियस टाइप की थी, यानी ज्यादातर लोग रिलीजियसली, स्पिरिचुअली इन सभी बातों पे यकीन किया करते थे, मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को माना करते थे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो रिलीजन है उससे लोग बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे इस टाइम पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली बुक जो पब्लिश करी वो थी बाइबल। और बाइबल में भी एक तरह से पहले जो बाइबल थी, अब क्योंकि काफी टाइम लगता था एक एक बुक लिखने में, तो इस वजह से बाइबल के साथ साथ सारी बुक्स वैसे तो, लेकिन बाइबल भी बहुत ज्यादा महंगी थी, जो कौन अफोर्ड कर सकता था? बस रिच पीपल और चर्च। तो इसकी वजह से गरीब लोग नहीं पढ़ पा रहे थे बाइबल को। अब जब गुटेनबर्ग बाइबल पब्लिश की गई, जब बाइबल पब्लिश की गई प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, तो क्योंकि कम टाइम में आपने पूरी बुक पब्लिश कर दी है, तो इस वजह से प्राइसेस थोड़े कम हुए, क्योंकि आपका टाइम उतना ज्यादा नहीं जा रहा है, आपको उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है, मशीन अपने आप काम कर रही है। तो इस वजह से प्राइसेस अपने आप थोड़े डाउन चले गए, जिसकी वजह से जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन के लोग थे, गरीब लोग हों, मिडिल क्लास के लोग हों, सब अफोर्ड कर पा रहे थे इन बुक्स को। तो गुटेनबर्ग बाइबल सबसे पहली प्रिंटिंग बुक थी। The printing press revolutionized the spread of knowledge, making books cheaper, faster to produce and available to more people. अब प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हुआ, लोगों में नॉलेज फैली, यानी लोग जो हैं अब और ज्यादा नॉलेज ले सकते हैं। अब क्योंकि पहले बुक्स महंगी हुआ करती थी, एक्सपेंसिव हुआ करती थी, तो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे उन बुक्स को। अब क्योंकि बुक्स अफोर्डेबल रेट पे सेल की जा रही हैं, तो सभी लोग जब उन बुक्स को खरीदेंगे, पढ़ेंगे, तो सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी अपने प्रेजेंट टाइम को लेकर के, अपने पास्ट को लेकर के, सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ऐसे नॉलेज फैलते चली गई, सभी लोगों में नॉलेज का स्प्रेड हमें देखने को मिला। मेकिंग बुक्स चीपर, ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी वजह से बुक्स सस्ती भी हो गई, क्योंकि अब हमारा उतना टाइम नहीं लग रहा है, हम कम टाइम में बुक्स पब्लिश कर दे रहे हैं, बुक्स पूरे लिख के कंप्लीट हो जा रही हैं। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बुक्स के जो प्राइसेस हैं वो कम हो गए। फास्टर टू प्रोड्यूस, ये तो हमने देखा प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू क्या हो रहा है, हम बुक्स जल्दी पब्लिश कर सकते हैं। एंड अवेलेबल टू मोर पीपल, अब क्योंकि बुक्स सस्ते रेट पे मिल रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड करेंगे, उन बुक्स को खरीदेंगे। इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट, अब इस प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा? बुक्स बिकेम अफोर्डेबल, बुक्स जो है वो अफोर्डेबल हो गई, यानी अफोर्डेबल रेट पे सेल की जा रही हैं, तो हमारी सोसाइटी का हर एक पर्सन खरीद सकता है इन बुक्स को। हमारी सोसाइटी नहीं, यहाँ पे यूरोप की बात हो रही है। तो उस टाइम पे जो लोग थे, जितने भी लोग थे, वो सब खरीद सकते थे बुक्स को, क्योंकि अब बुक्स रिलेटिवली कम प्राइसेस पे मिल रही हैं। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड न्यू आइडियाज, जो लोग पहले पढ़ नहीं सकते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, अब वो बुक्स खरीद के पढ़ सकते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी है। बुक्स कम रेट पे सेल की जा रही हैं, लो रेट पे सेल की जा रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स खरीद के उन्हें पढ़ सकते थे, यानी लिटरेट हो सकते थे, जानकारी ले सकते थे, इंफॉर्मेशन ले सकते थे अपने आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में। और साथ ही साथ नए नए आइडियाज भी लोगों तक पहुंचाए गए इन बुक्स के थ्रू, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब आइडियाज के बारे में लोगों को बताया गया इन बुक्स के थ्रू। एनकरेज डिबेट्स एंड डिस्कशंस, अब जितने भी लोग पढ़ा करते हैं बुक्स, अब मान लो कोई एक आपने देखा टाइटल कि
किसी पर्सन का ये कहना है, आपने कोई एक स्कॉलर के बारे में पढ़ा कि इस स्कॉलर का ये कहना है, हो सकता है कि आप उसकी बात से सहमत ना हो, आप अग्री ना करो उसके उस स्टेटमेंट से, तो आप अपनी बात रखोगे, अपने खुद की बुक पब्लिश करवाओगे जिसमें आप काउंटर अटैक करोगे उस पर्सन के स्टेटमेंट को जिसकी स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी। तो ऐसे क्या हो रहा है, डिबेट्स एंड डिस्कशंस होने लगी। लोग जो है एक तरह से डिबेट्स एंड डिस्कशंस जब भी होती हैं तो हम लोग बहुत प्रॉपर एक सही कंक्लूजन पे निकलते हैं, तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस बढ़ने लगी। प्रिंट एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, अब देखते हैं प्रिंट का मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट करने में क्या योगदान रहा है। प्रिंट प्लेड अ मेजर रोल इन द राइज ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज। प्रिंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मॉडर्न लाइफ को बनाने में। प्रिंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज हम बुक्स नहीं देखते, बुक्स नहीं होती, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स कुछ भी नहीं होती हमारे पास। हम लोग उस टाइम के लोगों की तरह इलिटरेट ही रह जाते, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। इट इन्फ्लुएंस्ड साइंटिफिक डिस्कवरीज। सबसे पहली बात, ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई उसकी मदद से साइंटिफिक डिस्कवरीज होती चली गई। अब अगर हर एक साइंटिस्ट जो भी नई डिस्कवरी कर रहा है तो वो साइंटिस्ट सिर्फ अपने तक तो रखेगा नहीं, वो साइंटिस्ट लोगों को बताएगा। अगर ऐसा होता कि हर एक साइंटिस्ट सिर्फ अपने तक रखे, जो भी उसने डिस्कवरी करी है वो सिर्फ अपने तक रखे, किसी को बताए ही ना, तो उस डिस्कवरी का कोई फायदा नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी डिस्कवरीज कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताना शुरू किया इन बुक्स के थ्रू। तभी तो आज हम न्यूटन के लॉज वगैरह पढ़ते हैं, इसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि ये जो साइंटिस्ट हैं वो बुक्स पब्लिश करवाते हैं। साइंटिस्ट क्या, हर एक पर्सन जिसके पास नॉलेज है वो अपनी बुक्स पब्लिश करा सकता है। तो बुक्स जब वो पब्लिश करवाएंगे तो एक तरह से डिबेट्स, डिस्कशंस होंगी और ज्यादा नए नए हमें आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे साइंटिफिक डिस्कवरीज की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है एक साइंटिस्ट ने जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी मशीन इन्वेंट करी है, जब दूसरा साइंटिस्ट उस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेगा तो क्या पता वो साइंटिस्ट उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करे। तो इस टाइप से साइंटिफिक डिस्कवरीज होते चली गई। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस में भी हेल्प मिली। वो कैसे, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ये सारे जो आइडियाज थे वो सब स्प्रेड हुए। लोगों को इन सभी आइडियाज के बारे में पता चला, किसकी वजह से, इन बुक्स की वजह से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। रिलीजियस रिफॉर्म्स, पहले सिर्फ चर्च था, या चर्च हो गया, या जो अमीर लोग होते थे सोसाइटी के, जो ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, अपर क्लास हुआ करती थी, सिर्फ वही बुक्स को अफोर्ड कर सकते थे। अब क्योंकि एक तरह से ये सारे बुक्स जो है अब कम रेट पे मिल रही हैं, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर सेक्शन, सोसाइटी का हर एक सेक्शन अफोर्ड कर सकता है इन बुक्स को। तो उससे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिलीजियस बुक्स को अब हर कोई पढ़ सकता है। जो पहले सिर्फ नॉलेज चर्च के पास हुआ करती थी, वो अब हर किसी पर्सन को वो नॉलेज मिल सकती है घर बैठे हुए। हर एक पर्सन बुक अफोर्ड कर सकता है, बुक्स पढ़ के वो नॉलेज ले सकता है रिलीजियस आइडियाज के बारे में। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अब यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हम अपने इंडिया का देखेंगे। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जब इंडिया में चलाए जा रहे थे तो उन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के लिए लोगों को और ज्यादा अवेयर कैसे किया जा रहा था, अपने एक तरह से फ्रीडम को लेकर के लोगों को कैसे अवेयर किया जा रहा था कि हम लोग ये मूवमेंट चलाएंगे, इस टाइप से आपको पार्टिसिपेट करना है, लोगों को कैसे पता चल रहा था। गांधी जी हर एक इंसान को तो जाके बता नहीं रहे थे कि आपको अब ये करना है, अब ये करना है। तो गांधी जी क्या कर रहे थे, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। सिर्फ गांधी जी नहीं, जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, वो प्रिंट करवा रहे थे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ये सब बातें प्रिंट करवा रहे थे, लोगों के मन में नेशनलिस्ट फीलिंग्स जगा रहे थे इस प्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इसकी वजह से, प्रिंट टेक्नोलॉजी की ही वजह से नेशनलिज्म की भी ग्रोथ होती चली गई और इसी की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट नेशन भी हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया है कि कैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, यूरोप तक कैसे पहुंची और इसकी वजह से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से कौन कौन से चेंजेस आए, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। सबसे पहले जो बुक्स प्रिंट की जाती थी वो किस टाइप की होती थी, उसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे।
प्रिंटिंग इन चाइना, हमने देखा था पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि सबसे पहले साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। चाइना, जापान एंड कोरिया वाले एरिया में ही सबसे पहले प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी। तो अब चाइना में किस टाइप से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था, कब से किया जा रहा था, वो देखते हैं। Used wood block printing technique since the 6th century Common Era। चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया जा रहा था 6th सेंचुरी कॉमन एरा से, यानी 6th सेंचुरी से 500 जो ईयर था 500, उसके बाद से चाइना में ज्यादातर ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज हमें देखने को मिला। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग यानी वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिसपे हम लोग लेटर्स एनग्रेव करके रखते हैं और उसपे इंक लगाने के बाद जब भी हम उसे कहीं पे स्टैम्प करेंगे उस ब्लॉक को, तो वो जो लेटर्स उस ब्लॉक पे लिखे हुए हैं वो पेपर पे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो ये कहलाई जाती है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया जाता था चाइना में 6th सेंचुरी के बाद से ही। प्रिंटिंग वॉज यूज्ड बाय ऑफिशियल्स एंड मर्चेंट्स, और ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो किया करते थे वो खास करके ऑफिशियल्स हुआ करते थे, यानी ऑफिसर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स होते थे, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो अपर क्लास है सोसाइटी की, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया करती थी। बाय द 17th century, urban culture expanded. Printing was used for plays, poetry, fiction and romantic stories. अब 17th century आते आते काफी सारे डेवलपमेंट हुए, काफी सारे चेंजेस आए। लोग पहले सिर्फ रिलीजियस बुक्स प्रिंट किया करते थे या फिर एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स प्रिंट किया करते थे। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स हमें देखने को मिल रही हैं 17th सेंचुरी ऑनवर्ड से। तो 17th सेंचुरी आते आते अर्बन कल्चर बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर गया था, यानी अब अर्बन सेंटर्स बनते जा रहे थे चाइना में। चाइना अर्बनाइज्ड होता जा रहा था। तो अब अर्बनाइज्ड होता जा रहा था तो चाइना में अब प्रिंटिंग में भी चेंजेस आए, यानी कि अब डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स प्रिंट की जाने लगी, जैसे कि प्लेस, जो नाटक खेले जाते हैं स्टेजेस पे, तो उनके लिए स्क्रिप्ट्स बनाई गई। उस स्क्रिप्ट को बनाने के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। पोएट्री यानी पोएम्स लिखने के लिए यूज किया गया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज का। साथ ही साथ फिक्शन यानी इमेजिनरी स्टोरीज लिखने के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और साथ ही साथ रोमांटिक स्टोरीज भी प्रिंट की गई। तो इस टाइप से डिफरेंट बुक्स प्रिंट की जा रही थी चाइना में 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। प्रिंटिंग इन जापान, अब जापान में कैसे ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, कैसे जापान में किस टाइप की बुक्स प्रिंट की जा रही थी। Printing technology reached Japan from China around the 8th century, became popular by the 17th century. तो जापान में ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो चाइना से आई थी कब, 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी में जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह तीर्थ यात्रा के लिए जाया करते थे, तो वही बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो चाइना से जापान आए थे और उन्होंने ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में इंट्रोड्यूस करवाई थी। सबसे पहले लोगों को प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने बताया था 8th सेंचुरी में। कहाँ पे, जापान में। तो चाइना से बुद्धिस्ट मॉन्क जापान गए, उन्होंने वहां पे जापानीज लोगों को प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया इन 8th सेंचुरी। और 8th सेंचुरी में जापान में ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर कब हो गई ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, 17th सेंचुरी के टाइम पे, जब चाइना में भी डिफरेंट काइंड की हमें बुक्स देखने को मिल रही थी 17th सेंचुरी ऑनवर्ड से। तो उसी टाइम पे जापान में भी ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फेमस हो गई, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। बुक्स ऑन कुकिंग, गार्डनिंग, आर्ट एंड फैशन वर आल्सो प्रोड्यूस्ड। अब जापान में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स पब्लिश की जाने लगी, कुकिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, कल्चर के बारे में लिखी जाने लगी बुक्स, एजुकेशनल बुक्स पब्लिश की जा रही थी, फैशन से रिलेटेड बुक्स भी पब्लिश की जा रही थी जापान में। तो जापान में भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स को पब्लिश करने के लिए। और किस टाइप की बुक्स थी वो हमने अभी देखा। तो यानी कि अब सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट पे बुक्स पब्लिश नहीं हो रही है, सिर्फ रिलीजियस बुक्स देखने को नहीं मिल रही हैं, हमें काफी सारे हमारे जो डेली वेज में जो भी चीजें होती हैं उसको लेकर भी बुक्स पब्लिश की जाने लगी, जैसे कुकिंग, गार्डनिंग, ये सब हमारी डेली वेज एक्टिविटीज हैं और उन पर भी बुक्स पब्लिश की जाने लगी 17th सेंचुरी ऑनवर्ड से। प्रिंटिंग इन यूरोप, पेपर वॉज फर्स्ट हैंडमेड बट लेटर पेपर मिल्स हेल्प इंक्रीज प्रोडक्शन। तो स्टार्टिंग में पेपर जो है वो हाथों से बनाया जाता था, काफी टाइम लगता था, लेकिन अब
कुछ समय बाद ही पेपर मिल्स आ गई, जहाँ पे जिन इंडस्ट्रीज में पेपर बनाए जाते थे तो पेपर मिल्स आ गई, जिसकी वजह से पेपर का प्रोडक्शन जल्दी होने लगा और उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता था ये पूरा प्रोसेस। तो पेपर मिल्स की वजह से काफी ज्यादा हेल्प मिली पेपर प्रोडक्शन में। By the 15th century, Europeans began to use wood block printing. अब मार्को पोलो जो थे, पोलो ने 13th सेंचुरी में यूरोप में ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो चाइना में उन्होंने देखी थी, वही वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मार्को पोलो ने 13th सेंचुरी में यूरोप में इंट्रोड्यूस करी थी, जिसका यूज ज्यादातर लोगों ने कब करना शुरू किया? 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी आते आते जो यूरोपियन नेशंस थे वहां भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज हमें देखने को मिला। चाइनीज वे जो था प्रिंटिंग का, उस टेक्निक का यूज किया गया यूरोप में भी 15th सेंचुरी आते आते। अराउंड 1448 जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, लेकिन 15th सेंचुरी में ही मिड 15th सेंचुरी के आसपास यानी 1448 के आसपास जोहान गुटेनबर्ग जो थे जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो जोहान गुटेनबर्ग जो जर्मनी से थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका इन्वेंशन किया, प्रिंटिंग प्रेस बना दी जो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस थी, यानी कि उसमें हम अल्फाबेट्स को, लेटर्स को मूव करके अरेंज करके लगा सकते थे। तो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इन्वेंट करी जोहान गुटेनबर्ग ने 1448 के अराउंड। इट अलाउड लेटर्स एंड वर्ड्स टू बी रीअरेंज्ड इजीली। और ये जो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस से कहा जा रहा है वो इस वजह से कहा जा रहा है कि उसमें सारे लेटर्स फिक्स नहीं थे। उन लेटर्स को आप कभी भी, अगर आपको कोई और वर्ड लिखना है तो उन लेटर्स को आप रीअरेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एप्पल लिखना है, उस पर आपने एप्पल, वो जो लेटर्स हैं वो रीअरेंज करके आपने उस पर एप्पल लिख दिया। लेकिन अब आपको कोई और वर्ड लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको रेनबो लिखना है, तो रेनबो के लिए आप दोबारा से उन लेटर्स को रीअरेंज कर सकते थे। तो इस टाइप से लेटर्स को रीअरेंज किया जा सकता था, वर्ड्स को रीअरेंज किया जा सकता था, इसीलिए इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस कहा गया, जहां पे हम लेटर्स को मूव करके जो वर्ड हमें चाहिए वो बना सकते थे। इम्पैक्ट ऑफ अर्ली प्रिंटेड बुक्स। अब जो अर्ली प्रिंटेड बुक्स थी, यानी कि ये जो स्टार्टिंग में जिस टाइप की बुक्स पब्लिश की जा रही थी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सोसाइटी पे? बुक्स बिकेम मोर अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। पहले क्या था कि बुक्स जब हाथों से लिखी जाती थी, बाय हैंड प्रोड्यूस की जाती थी बुक्स, तो इसकी वजह से ज्यादातर बुक्स अवेलेबल नहीं होती थी मार्केट में। ज्यादा हम बुक्स बना ही नहीं पा रहे हैं तो ज्यादा बुक्स सेल भी नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से बुक्स कम अवेलेबल थी मार्केट में, उतने अफोर्डेबल प्राइस पे भी नहीं थी, क्योंकि अब ज्यादा टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, तो बुक्स के जो प्राइसेस हैं वो भी रिलेटिवली हाई थे। लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जो बुक्स हैं वो बुक्स अब अफोर्डेबल रेट पे मिल रही हैं लोगों को, क्योंकि हम कम टाइम में बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसीलिए बुक्स के प्राइसेस कम हुए। अब कम प्राइसेस पे अफोर्डेबल रेट पे लोगों को बुक्स मिल रही थी और साथ ही साथ काफी सारी बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में, तो ये हमें एक फायदा देखने को मिला। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। अब जब बुक्स प्रिंट की जा रही हैं, लोग उसे खरीद के पढ़ रहे हैं, तो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोग एजुकेशन गेन कर रहे हैं, लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के बारे में, उन्हें पता चल रहा है, तो इस टाइप से लिटरेसी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली, लिटरेसी रेट में ग्रोथ देखने को मिली। एनकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू आइडियाज। अब नए नए आइडियाज लोगों तक पहुंचाए गए। पॉलिटिकल आइडियाज की बात करें तो जैसे सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सारे जो आइडियाज हैं ये सब लोगों तक पहुंचाए गए। तो ये सारे आइडियाज इन बुक्स के ही थ्रू लोगों को बताए गए, लोगों के अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग भी जनरेट करवाने में इन्हीं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज का मेन रोल था। आई होप ये आपको समझ में आया है कि स्टार्टिंग में किस टाइप की बुक्स पब्लिश की जाती थी। सबसे पहले ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई चाइना में। चाइना में 17th सेंचुरी आते आते जब अर्बन सेंटर्स ग्रो करने लगे, तब हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स देखने को मिली, जैसे फिक्शन बुक्स, प्लेस, पोएट्री, रोमांटिक स्टोरीज, ये सब देखने को मिली। जापान में भी 17th सेंचुरी आते आते जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। जापान में ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कौन लेके आया था? चाइना से बुद्धिस्ट मॉन्क्स 8th सेंचुरी में जापान में ये टेक्नोलॉजी लेकर के आए, और उसके बाद 17th सेंचुरी में जापान में भी जब ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत फेमस हो गई, पॉपुलर हो गई, तो जापान में भी हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स देखने को मिली, जैसे कि कुकिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग से रिलेटेड, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। और ये सारी बुक्स क्या करती हैं? लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, नॉलेज देती हैं। ये लोगों में लिटरेसी रेट जो है उसकी ग्रोथ के लिए एक कारण बन गई थी ये सारी बुक्स। लिटरेसी रेट बढ़ रहा था हमारा, लोग अब ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे थे। पहले जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब उन लोगों को भी
बुक्स मिल पा रही थी कम रेट पे, इस वजह से ज्यादातर लिटरेसी रेट हमारा बढ़ता गया। ये सब हमने देखा आज की वीडियो में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंटिंग इन जापान। अब जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आई, कौन कौन सी बुक्स पब्लिश की गई, उसके बारे में हम इन डिटेल आज के वीडियो में समझेंगे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी reached Japan from China around the 8th century, introduced by Buddhist missionaries। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे, जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, जो अपने धर्म से रिलेटेड यानी बुद्धा की, गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो लोगों को बताया करते थे, लोगों को एक तरह से राइट पाथ दिखाने का काम करते थे बुद्धिस्ट मिशनरीज। तो ये जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, इन्होंने चाइना से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जापान में। जो बुद्धिस्ट मिशनरीज 8th सेंचुरी में चाइना से जापान आए थे, उन्होंने ही जापान आकर के प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान में इंट्रोड्यूस करी। जापानीज लोगों को प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताया इन 8th सेंचुरी। किसने? बुद्धिस्ट मिशनरीज ने। Earliest printed material was Buddhist scriptures used to spread religious teachings। और सबसे पहले जापान में जो बुक्स पब्लिश की गई, प्रिंट की गई, वो सबसे पहले बुक्स कौन सी थी? बुद्धिस्ट टीचिंग से रिलेटेड थी, यानी रिलीजियस टीचिंग से रिलेटेड थी। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे। सबसे पहले रिलीजियस टेक्स्ट जो थे, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो थे, उन्हें प्रिंट किया गया, जिससे कि लोग अपने रिलीजन के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में और ज्यादा समझ सकें, जान सकें। तो सबसे पहले बुक्स जो पब्लिश करवाई गई जापान में वो थी बुद्धिस्ट टीचिंग्स की बुक्स, यानी रिलीजियस बुक्स थी। ग्रोथ ऑफ प्रिंट कल्चर इन द एडो पीरियड, that is from 1603 to 1867। तो एडो पीरियड जापान का एक हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है। एडो, जिसे आज हम टोक्यो के नाम से जानते हैं, जो जापान की कैपिटल भी है। तो जब राजा महाराजा जो हुआ करते थे पुराने टाइम पे, जब वो एडो से रूल किया करते थे, यानी टोक्यो में अपनी कैपिटल बना करके, टोक्यो को अपनी कैपिटल बना के वो जब रूल किया करते थे, तो उस टाइम को कहा जाता है एडो पीरियड, जो कब से कब तक चला? 1603 से 1867 तक चला, जब टोक्यो कैपिटल था किंगडम्स का। During the Edo period, Japan experienced urban growth and rising literacy। एडो पीरियड के टाइम पे, यानी इस टाइम पीरियड पे जो जापान है उसमें काफी ज्यादा अर्बन सेंटर्स बनते चले गए, अर्बन ग्रोथ होती गई, यानी जापान अर्बनाइज होता गया, मॉडर्न होता गया, और साथ ही साथ लिटरेसी बढ़ने लगी, यानी कि लोग अब पढ़ लिख रहे थे, वो जो बुक्स पब्लिश की जा रही हैं उनका यूज कर रहे थे लिटरेसी गेन करने के लिए, एजुकेशन यानी नॉलेज गेन करने के लिए। तो जापान में अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ हमें देखने को मिली, और साथ ही साथ लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा था। अब लोग एजुकेशन के टुवर्ड्स ज्यादा खींचे चले जा रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, लोगों में एक तरह से क्यूरियोसिटी थी वर्ल्ड को जानने की। Merchants, samurai and townspeople formed a large reading public। अब merchants यानी traders, samurai और townspeople यानी citizens, ये सभी लोग क्या करते थे? सब लोग बुक्स रीड करा करते थे। तो ये रीडर्स थे, यानी ये सभी लोग जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया है, ओवरऑल हर एक सेक्शन का जिक्र कर दिया गया है, हर एक सेक्शन का नाम ले दिया गया है। तो एक तरह से पूरी सोसाइटी जो है वहां पे, यानी पब्लिक में, यानी सभी लोगों के बीच में रीडिंग का जो शौक था वो बढ़ता चले जा रहा था, लोगों को पढ़ना पसंद था। और बुक्स के आने के बाद से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद से, जब से ज्यादा बुक्स पब्लिश होने लगी हैं, तब से लोगों को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली हैं नॉलेज गेन करने की। वो डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, रीडिंग लोगों को पसंद आने लगी इन जापान। टाइप्स ऑफ प्रिंटेड बुक्स। अब प्रिंटेड बुक्स डिफरेंट टाइप्स की हुआ करती थी, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स प्रिंट करवाई जाती थी जापान में। लिटरेरी बुक्स पब्लिश करवाई जाती थी, जैसे पोइट्री, नॉवेल्स, फिक्शंस, अलग अलग स्टोरीज, ये सब पब्लिश करवाई जाती थी। तो लिटरेरी वर्क्स हमें देखने को मिल रहे थे, साथ ही साथ पिक्चर बुक्स भी पब्लिश करवाई जा रही थी, पिक्चर बुक्स भी दी जा रही थी बच्चों के लिए, स्पेशली जो पिक्चर्स हैं वो उस पे बना करके प्रिंट करके दी जा रही थी ऐसी बुक्स। और इलस्ट्रेटेड बुक्स भी थी, इलस्ट्रेटेड नॉवेल्स भी थी, यानी ऐसे बुक्स जिसमें हमें पिक्चर्स के थ्रू सब कुछ समझाया गया हो। तो ऐसे भी बुक्स प्रिंट की गई थी।
गाइड्स ऑन फैशन, कुकिंग। अब जो गाइड्स हैं यानी गाइड्स बुक भी पब्लिश की गई, वो बुक्स भी पब्लिश की गई जो लोगों को गाइड करती हैं, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो, गार्डनिंग से रिलेटेड हो। तो लोगों को हर एक फील्ड में गाइड करने के लिए डिफरेंट बुक्स बनाई गई, डिफरेंट गाइड्स बनाई गई, और ट्रैवल गाइड्स भी थी, मैप्स भी थे, ये सब भी प्रिंट करवाए गए इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। This variety shows that printing was not limited to religion। और हमारे पास इतनी डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स प्रिंट की जा रही हैं, तो इससे हमें साफ पता चलता है कि जैसे जैसे जापान की ग्रोथ होती गई, समय के साथ जापान ने अपने जो बुक्स हैं उसके बेस को और ज्यादा एक्सपैंड किया, डिफरेंट काइंड्स की बुक्स बनानी शुरू करी। अब जापान में सिर्फ रिलीजियस बुक्स देखने को नहीं मिल रही हैं, बल्कि हमारे जो एवरीडे एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड भी बुक्स हमें देखने को मिल रही हैं, और जो हमारी लाइफ में है ही नहीं यानी इमेजिनेशन, उससे भी रिलेटेड बुक्स हमें देखने को मिल रही हैं, यानी फिक्शन से रिलेटेड बुक्स भी हमें देखने को मिल रही हैं, फिक्शनरी स्टोरीज देखने को मिल रही हैं। तो अब जापान में काफी डिफरेंट काइंड्स की जो बुक्स हैं वो पब्लिश करवाई जा रही हैं, प्रिंट करवाई जा रही हैं। पॉपुलैरिटी ऑफ फिक्शन एंड आर्ट। अब लोगों में फिक्शन और आर्ट से रिलेटेड पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ती चली है, लोगों के बीच में फिक्शन और आर्ट ये कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले गए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, तो इस वजह से ये सभी आर्ट से रिलेटेड या फिक्शन से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो लोगों को एंटरटेन करने लगी और लोग इनके टुवर्ड ज्यादा अट्रैक्ट होते गए। Fictional stories and artistic books became very popular among urban readers। जो अर्बन एरियाज में जितने भी रीडर्स थे, जितने भी लोग पढ़ा करते थे बुक्स, तो उन लोगों के बीच में ये फिक्शनरी बुक्स और आर्टिस्टिक बुक्स यानी फिक्शन से रिलेटेड, हमारी इमेजिनेशन से रिलेटेड इमेजिनरी स्टोरीज की बुक्स, ये सब लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगी। जैसे इंडिया में भी देखा जाए तो पंचतंत्र की कहानियां हो गई, चंपक हो गई, ये सब बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में इमेजिनरी स्टोरीज के तौर पे। इसमें काफी सारी हमें इन बुक्स में इमेजिनरी स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं। वैसे ही जापान में भी काफी सारी फिक्शनरी बुक्स ऐसी थी जो फेमस होती चली गई। उनमें से कुछ फेमस बुक्स कौन सी थी? एक थी टंका पोइट्री और एक थी काबुकी प्ले स्क्रिप्ट्स। ये दो टाइप की बुक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस होती चली गई जापान में 17वीं सेंचुरी के बाद से, क्योंकि 17वीं सेंचुरी के बाद से ही जापान में हमें डिफरेंट काइंड्स की बुक्स देखने को मिली। जापान में ये जो टेक्नोलॉजी थी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वो बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके आए थे 8th सेंचुरी में चाइना से, और उसके बाद जापान में टाइम के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स प्रिंट होनी स्टार्ट हुई, लिटरेरी वर्क्स भी पब्लिश किए गए, यानी पोएट्रीज, नॉवेल्स, ये सब पब्लिश की गई, गाइड्स पब्लिश करी गई, ट्रैवल गाइड्स वगैरह भी पब्लिश की गई, मैप्स प्रिंट करवाए गए, और साथ ही साथ प्रिंटेड बुक्स बनाई गई, इलस्ट्रेटेड बुक्स बनाई गई। तो इस टाइप से जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स पब्लिश करने में। किस टाइप की बुक्स पब्लिश की जाती थी, जापान में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कब आई, कैसे आई, उसके बारे में हमने आज के वीडियो में पढ़ा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज कितागावा उतामारोस उकियो। कितागावा उतामारो थे कौन, और साथ ही साथ इनका जो आर्ट कल्चर था, आर्ट फॉर्म था, जिसे हम लोग उकियो के नाम से जानते हैं, उसी को इन डिटेल हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो उकियो आर्ट फॉर्म था, ये जो पेंटिंग स्टाइल था, उसके बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे कि कैसे ये इतना ज्यादा फेमस हो गया और किसने ये आर्ट फॉर्म दिया था। कितागावा उतामारो ने, जो एक आर्टिस्ट थे। Who was Kitagawa Utamaro? Kitagawa Utamaro थे कौन? Kitagawa Utamaro was a famous Japanese artist during the Edo period. Edo period हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, 1603 से लेके 1867 तक का टाइम पीरियड जो जापानीज हिस्टोरिकल एरा के तौर पे काउंट किया जाता है। उस टाइम पे जो एडो पीरियड है, एडो को ही टोक्यो कहा जाता है आज। तो टोक्यो जो है, जब उसे कैपिटल सिटी बना करके रूल किया करते थे सभी रूलर्स, तो उस टाइम को कहा गया एडो पीरियड, जब एडो यानी टोक्यो कैपिटल सिटी था। और कितागावा उतामारो के जो
पूरी लाइफ थी वो कब से कब तक चली, उनका जन्म हुआ 1753 में और उनकी डेथ हुई 1806 में। तो कितागावा उतामारो जो थे वो एक बहुत ही फेमस जापानीज आर्टिस्ट थे और ये प्रिंट्स भी बनाया करते थे। और जिस फॉर्म में ये प्रिंट्स बनाया करते थे, जिस स्टाइल के ये प्रिंट्स बनाया करते थे, उसी आर्ट फॉर्म का नाम पड़ गया उकियो। ये एक फेमस जापानीज आर्टिस्ट थे एडो पीरियड के, एडो टाइम पीरियड पे। वेल नोन फॉर क्रिएटिंग वुड ब्लॉक प्रिंट्स कॉल्ड उकियो। इन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे अपने वुड प्रिंट्स को लेकर के, वुड ब्लॉक प्रिंट्स को लेकर के, जिन्हें उकियो के नाम से जाना जाता था। और स्पेशली इन्हें प्रॉपरली अगर प्रोनाउंस किया जाए तो उकियो ए के नाम से जाना जाता था इन प्रिंट्स को। और उकियो का मतलब क्या होता है? पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। फ्लोटिंग वर्ल्ड, तैरता हुआ वर्ल्ड नहीं दिखाते थे ये, एक तरह से यहाँ पे फ्लोटिंग वर्ल्ड, चेंजिंग वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस आते जा रहे हैं, हम अर्बनाइज होते जा रहे हैं, काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, जिसे इन्होंने अपने प्रिंट्स में रिफ्लेक्ट किया, शो किया। Symbolize the changing, joyful and lively aspects of city culture, especially in Edo और टोक्यो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रिंट्स में जो डेली वे एस्पेक्ट्स थे, डेली लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स थे, उन सबको शो किया। डेली लाइफ की एक्टिविटीज को इन्होंने अपने प्रिंट्स में शो किया। इन्होंने वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में इन्होंने पेंटिंग्स बनाई। जॉयफुल यानी एक तरह से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, हमारे वर्ल्ड में जितने भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें डेवलप होती जा रही हैं उसको लेकर के इन्होंने पेंटिंग बनाई। लोगों को थोड़ा जॉयफुल फील करवाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो लोगों को पसंद है, डेली वे लाइफ में जो काम करना पसंद करते हैं लोग, उससे रिलेटेड प्रिंट्स बनाए। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, नेचर से रिलेटेड भी प्रिंट्स काफी सारे बनाए थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, नेचर से रिलेटेड प्रिंट्स। स्पेशली एडो में यानी टोक्यो में किस टाइप से जो कल्चर है वो और ज्यादा चेंज होता जा रहा था, किस टाइप से लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, उनको लेकर के इन्होंने कितागावा उतामारो ने पेंटिंग्स बनाई थी, प्रिंट्स बनाए थे। These prints often portrayed beautiful women, actors, nature and daily life। ये खास करके अपने प्रिंट्स में किन सब चीजों की इमेजेस बनाया करते थे? ब्यूटीफुल वुमेन की, यानी कि सुंदर सुंदर वुमेन्स की पेंटिंग बनाया करते थे, प्रिंट्स बनाया करते थे। एक्टर्स की भी प्रिंट्स बनाया करते थे, काफी सारे एक्टर्स की। नेचर से रिलेटेड काफी सारे इन्होंने ऐसे प्रिंट्स बनाए हैं जो बहुत ज्यादा ही फेमस हुए। जैसा जो बहुत फेमस कार्टून है डोरेमोन, उसमें भी काफी बार आपको ऐसे नेचर से रिलेटेड प्रिंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कितागावा उतामारो जो हैं उन्होंने बनाए थे। जो आर्ट फॉर्म इन्होंने दिया था, उकियो स्टाइल के काफी सारे पेंटिंग्स या कह लो प्रिंट्स आपको डोरेमोन कार्टून में भी देखने को मिल जाएंगे। और डेली लाइफ से रिलेटेड भी काफी सारे प्रिंट्स इन्होंने बनाए, डेली लाइफ एक्टिविटीज करते हुए लोगों को दिखाया, काफी सारे प्रिंट्स इन्होंने बनाए डिफरेंट काइंड्स के। उतामारो became famous for his portraits of women known as बीजिंगा आर्ट। जो कितागावा उतामारो थे ये बहुत ज्यादा फेमस हुए किन प्रिंट्स को लेकर के, जो भी ये ब्यूटीफुल वुमेन के प्रिंट्स बनाया करते थे उन प्रिंट्स को लेकर के, उन पेंटिंग्स को लेकर के ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। इन्होंने काफी सारे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं वुमेन की, जिसे बीजिंगा आर्ट भी कहा जाता है। His prints showed, अब जितने भी इन्होंने ये प्रिंट्स बनाए थे, पेंटिंग्स बनाए थे, उन प्रिंट्स में हमें क्या देखने को मिला? एक्सप्रेसिव फेसेस, काफी सारे एक्सप्रेसिव, काफी अच्छे एक्सप्रेसिव फेसेस, इन्होंने एक्सप्रेशन शो किए हैं फेसेस पे, काफी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं। एक तरह से उन पेंटिंग्स को देख करके हम लोग गेस कर सकते हैं कि जो पेंटिंग में पर्सन है वो कैसा फील कर रहा है, वो खुश है, दुखी है। तो इन्होंने अच्छे से एक्सप्रेशंस शो किए हैं उस पेंटिंग में, जितने भी लोग बनाए उनके फेसेस पे अच्छे से इन्होंने एक्सप्रेशन शो किए हैं। फाइन डिटेल्स इन हेयर स्टाइल्स एंड क्लोथिंग। अब हेयर स्टाइल्स पे और कपड़े पहनने का जो तरीका है उस पे इन्होंने बहुत ज्यादा गौर किया। जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं जापान के, जिसे हम किमोनो भी कहते हैं, वो ड्रेसेस पहने हुए इन्होंने वुमेन्स को ड्रॉ किया है। और वुमेन्स के जो हेयर स्टाइल्स हैं उस पे बहुत ज्यादा फाइन डिटेल्स की हैं, काफी सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल्स दिखाए हैं। फाइन डिटेल्स करें हेयर स्टाइल्स पे, क्लोथ्स पे काफी ज्यादा फाइन डिटेल्स हमें देखने को मिली, अच्छी खासी फिनिशिंग देखने को मिली है इनकी पेंटिंग्स में। इमोशंस एंड मूड्स ऑफ वुमेन इन डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में वुमेन्स के इमोशंस कैसे होते हैं, कैसे चेंज होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वो सब भी इन्होंने शो किए हैं अपनी पेंटिंग्स में, डिफरेंट मूड्स दिखाए हैं वुमेन के। These prints reflected Japan's urban culture
आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड लव फॉर ब्यूटी। अब जितने भी प्रिंट्स इन्होंने बनाए हैं उनसे हमें ये अंदाजा मिलता है, ये हम देख सकते हैं कि ये जितने भी प्रिंट्स कितागावा उतामारो ने बनाए हैं उससे हमें ये पता चलता है जापान का अर्बन कल्चर डेवलप होता जा रहा था। जापान में अब आर्ट कल्चर जो है वो भी डेवलप होता जा रहा था। जापान जैसे जैसे अर्बनाइज होता जा रहा था तो उसके भी हमें प्रिंट्स देखने को मिले। जापान में जो भी हमारी डेली वे एक्टिविटीज हैं उन्हें भी आर्ट फॉर्म में दिखाया गया। तो ये जो प्रिंट्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जापानीज हिस्ट्री में। आर्टिस्टिक एक्सेलेंस और खास करके इससे इन पेंटिंग से हमें ये भी पता चलता है कि लोग जो हैं वो कितने डिफरेंट काइंड की पेंटिंग्स बना रहे हैं, आर्ट डेवलप हो रहा है वहां पे, आर्टिस्ट जो हैं वो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाने लगे हैं वो हमें पता चल रहा है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि जापानीज जो हैं वो सुंदरता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यानी ब्यूटी के टुवर्ड्स इनका एक अफेक्शन देखने को मिला। हमें देखने को मिला कि इन्हें सुंदरता से प्यार है, सभी सुंदर चीजें इन्हें अच्छी लगती हैं, तो इन्होंने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं, नेचर की पेंटिंग्स बनाई हैं। नेचर से ज्यादा अट्रैक्टिव और कुछ नहीं है, तो इन्होंने नेचर्स की बहुत ज्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं जो तो बहुत ज्यादा ही फेमस हुई थी। और साथ ही साथ ब्यूटीफुल वुमेन्स की, एक्टर्स की, इन सबकी भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई कितागावा उतामारो ने। की फीचर्स ऑफ उकियो प्रिंट्स। अब ये जो उकियो प्रिंट्स थे, उकियो आर्ट फॉर्म था, उसमें जितने भी प्रिंट्स बनाए जा रहे थे तो उसके की फीचर्स क्या थे, कैसे हमें प्रिंट्स देखने को मिल रहे थे उकियो आर्ट फॉर्म में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया जा रहा था। अब जैसे आपको पेपर पे आपने एक इमेज बना दी, एक पिक्चर बना दी, पेंटिंग बना दी, अब आपको काफी सारी बुक्स ऐसी पब्लिश करनी है तो आप हर बुक पे तो वो पेंटिंग बनाओगे नहीं, तो वुडन ब्लॉक्स पे बना दी जाती थी वो पेंटिंग, और उसके बाद आप उन्हीं वुड ब्लॉक्स के थ्रू प्रिंट कर दिया करते थे उन पेंटिंग्स को पेपर पर। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक्स का यूज किया गया, ब्राइट कलर्स का यूज किया गया, फाइन डिटेल्स दी गई, यानी फिनिशिंग काफी अच्छी दी गई पेंटिंग्स में। फोकस ऑन फैशन एंड इमोशन, फैशन को लेकर के काफी ज्यादा फोकस थे ये उकियो पेंटिंग्स में, हमें काफी ज्यादा बायसनेस देखने को मिली फैशन के टुवर्ड्स और साथ ही साथ इमोशंस के टुवर्ड्स। जितने भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, जो लोग हैं, जो विमेन हैं, उनकी जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं उसमें इन्होंने काफी अच्छे इमोशंस शो किए हैं, यानी एक्सप्रेसिव फेसेस बनाए हैं, इमोशंस काफी अच्छे से शो किए गए हैं इनकी पेंटिंग्स में। और काफी ज्यादा ब्राइट कलर्स का यूज किया गया है, फिनिशिंग दी गई है, बहुत ज्यादा सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और नेचर की अगर पेंटिंग्स आपको देखनी है तो उसका तो बेस्ट एग्जांपल है डोरेमोन, जो कार्टून्स हैं उनमें आप देख सकते हो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कितागावा उतामारो थे कौन? वो एक आर्टिस्ट थे, वो प्रिंट्स बनाया करते थे किस फॉर्म में, किस आर्ट फॉर्म में? उकियो यानी कि पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है, काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड अर्बनाइज्ड होता जा रहा है, तो जापान के अर्बन कल्चर से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इन्होंने इमेजेस बनानी शुरू करी, प्रिंट्स बनाने स्टार्ट किए, और इन्हीं प्रिंट्स को उकियो आर्ट फॉर्म भी कहा गया। और साथ ही साथ इन्होंने ये बहुत ज्यादा, कितागावा उतामारो जो है ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे ब्यूटीफुल वुमेन की पेंटिंग्स बना करके, जिसे बेजिंगा आर्ट भी कहा जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब प्रिंटिंग टेक्निक्स जो सबसे पहले चाइना, जापान एंड कोरिया इस एरिया में इमर्ज हुई थी, डेवलप कर रही थी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज, अब वो प्रिंटिंग टेक्निक्स कैसे यूरोप तक पहुंची और यूरोप में कैसे फर्दर इन्वेंशंस, इनोवेशंस किए गए, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कैसे हुआ, वो सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। Marco Polo, an Italian explorer, brought the knowledge of paper making from China to Europe in the 13th century. Marco Polo जो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, यानी वो इटली से बिलोंग किया करते थे और पूरे वर्ल्ड को वो एक्सप्लोर कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो मार्को पोलो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जिन्होंने चाइना भी विजिट किया और चाइना में उन्होंने पेपर मेकिंग टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में नॉलेज गेन करी और बाद में वही पेपर मेकिंग टेक्निक जो है वो उन्होंने यूरोप में आके इंट्रोड्यूस करी इन 13th सेंचुरी। अर्ली प्रिंटिंग मेथड्स, अब स्टार्टिंग में कैसे प्रिंटिंग मेथड्स हुआ करते थे जो यूरोपियंस यूज किया करते थे।
Before the invention of the printing press, woodblock printing was used in some parts of Europe. अब प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से पहले, प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले जो यूरोपियंस थे वो क्या करते थे, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज करते थे, जो चाइना में भी यूज किया जाता था। स्टार्टिंग में चाइना में ही ये सब टेक्निक्स डेवलप हुई प्रिंटिंग की, और अब वही सब यूज किया जा रहा है यूरोप में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज किया जा रहा है। वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिसपे आप एनग्रेव कर देते हो लेटर्स, और उसके बाद उस पे इंक लगा के या कलर पेंट कुछ भी लगा करके जब उसे स्टैम्प करोगे आप पेपर पे, तो वो पूरा जो वर्ड है वो लिखा हुआ आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस टाइप से वुडन ब्लॉक्स होते हैं जिनके थ्रू प्रिंटिंग की जाती थी। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज करते थे यूरोपियंस प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले तक। This method was not suitable for large scale production. लेकिन ये मेथड जो था, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो था, उससे हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। बहुत टाइम लगता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू बुक्स पब्लिश करने में, यानी बुक्स अगर आपको पूरी बुक्स बनानी है तो बार बार आपको इंक लगा के स्टैम्प करना होगा। इस टाइप से क्या होगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग है। एक एक बुक को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा लोगों का टाइम लगता है, काफी मेहनत लगती है। तो इस वजह से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, यानी कम बुक्स बनती थी, बहुत टाइम लगता था एक एक बुक को बनाने में, तो उतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिलता था बुक्स का। The growing demand for books led to experiments with new techniques of printing. और अब लोगों की डिमांड बढ़ने लगी, लोगों को पढ़ना था, लोगों ने बुक्स की डिमांड करनी शुरू करी। अब जैसे ही बुक्स की डिमांड्स बढ़ने लगी तो हमारे जो साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो लोग थे, उन्होंने ये सब सोचा कि कैसे हम ऐसी नई टेक्निक्स बना सकते हैं, नई मशीन्स बना सकते हैं जिसके थ्रू प्रिंटिंग को और ज्यादा इजी कर दिया जाए और हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट कर सके। तो उन टेक्निक्स के बारे में सोचना शुरू किया लोगों ने, नई नई टेक्नोलॉजीज का इन्वेंशन करना स्टार्ट किया इस टाइम से लोगों ने। जब जब डिमांड्स बढ़ती हैं लोगों की, तब तब कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो उन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए इतिहास रच जाते हैं, यानी नए नए इन्वेंशंस कर देते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। अब इन्हीं डिमांड्स की वजह से लोगों की बुक्स को लेकर के डिमांड बढ़ रही थी। अब जरूरत थी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की जिससे हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट कर सकें। तो उसी के बाद बनी प्रिंटिंग प्रेस। Around 1448, Johann Gutenberg from Germany invented the movable type printing press. 1448 के आसपास जोहान गुटेनबर्ग जो थे, उन्होंने सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई। जो जर्मनी से बिलोंग करते थे, जोहान गुटेनबर्ग वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस बनाई अराउंड 1448 के आसपास। He used metal letters that can be rearranged to print different pages. अब इस प्रिंटिंग प्रेस को मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें हम लेटर्स को मूव कर सकते हैं, लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। अब इन लेटर्स को हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं। हमें मान लो हमने जो भी वर्ड लिखा, एरोप्लेन लिख दिया हमने, अब हमें वो चेंज करना है, अब हमें कल्चर वर्ड लिखना है, तो हम लेटर्स को दोबारा से मूव करके वो कल्चर वर्ड भी लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग वर्ड्स को या लेटर्स को मूव करके रीअरेंज कर सकते थे और उसके बाद डिफरेंट पेजेस हम लोग ऐसे प्रिंट कर सकते थे। आपको बस क्या करना है, आप बस लेटर्स को अरेंज करके लगा दो और उसके बाद वो पूरा प्रिंट कर देगा पेपर पे। सेम जो लेटर्स आपने लिखे हैं वो प्रिंट हो जाएंगे पेपर पे, वो लेटर्स। तो इस टाइप से क्या हो रहा था, मेटल से बने हुए इन्होंने लेटर्स बनाए जोहान गुटेनबर्ग ने, और मूवेबल टाइप थे, यानी आप उन लेटर्स को रीअरेंज कर सकते थे, डिफरेंट वर्ड्स बना सकते थे, उन वर्ड्स को रीअरेंज कर सकते थे जिससे कि आप डिफरेंट पेजेस प्रोड्यूस कर सको। बुक्स कुड नाउ बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। और इसकी वजह से, प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से, अब जो बुक्स हैं वो हम काफी ज्यादा क्वांटिटीज में बना सकते हैं, काफी सारी बुक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं कम टाइम में। अब जब बुक्स का प्रोडक्शन, हम लोग ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम टाइम लग रहा है हमारी मेहनत कम लग रही है, तो दोबारा से ये जो गुड्स हैं यानी जो बुक्स हैं उनके प्राइसेस कम होंगे, बुक्स अब सस्ते रेट पे मिल जाएंगी। स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग। अब इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लोगों ने अडॉप्ट कैसे करना शुरू किया, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ने अपनाना शुरू किया। By the 15th century, हम कह सकते हैं by the end of 15th century, printing presses had spread to Germany, Italy, France and England. 15th century में, मिड 15th century में यानी 1448 के आसपास ही प्रिंटिंग प्रेस बनी, और 15th century एंड होते होते हमें देखने को मिला कि काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और बुक्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। कौन कौन सी कंट्रीज थी? जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड इंग्लैंड।
दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ प्रिंट रेवोल्यूशन इन यूरोप, और इसी के साथ शुरू हुआ यूरोप में प्रिंट रेवोल्यूशन। यानी अब लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस का यूज करना शुरू कर दिया है, काफी बुक्स न्यूज़पेपर्स प्रिंट करे जा रहे हैं, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं लोग, तो इस टाइप से प्रिंट रेवोल्यूशन देखने को हमें मिला। अब प्रिंट रेवोल्यूशन एक आपका सेपरेट टॉपिक भी है जो हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इम्पैक्ट, अब इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का या कह लो प्रिंटिंग प्रेस का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी पे। प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्वेंशन हुआ, जो जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, तो उसके आने के बाद से हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बुक्स बिकेम चीपर, अब बुक्स और सस्ती हो गई क्योंकि हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बुक्स सस्ती हो गई। काफी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, सभी लोगों के पास एक्सेस है उन बुक्स को लेकर के, सब लोग खरीद सकते हैं। राइज इन लिटरेसी, स्प्रेड ऑफ नॉलेज, ये दोनों पॉइंट्स इंटरलिंक्ड हैं। अब जब लोगों को नॉलेज होगी, अपने आसपास के चीजों को लेकर के लोगों को नॉलेज होगी, या जब लोग एजुकेटेड होंगे तभी लिटरेसी रेट भी बढ़ेगा। तो लोग लिटरेट होने लगे, लोगों को नॉलेज होने लगी, अपने आसपास क्या चल रहा है उस सब की नॉलेज होने लगी लोगों को। एनकरेज न्यू आइडियाज, और डिफरेंट आइडियाज लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का ही यूज किया गया। लोगों को बताया गया डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों को ये नेशनलिस्ट आइडियाज के बारे में बताया गया, इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब के बारे में बताया गया। नए नए आइडियाज इमर्ज होने लगे जैसे सेक्युलरिज्म, ये सब आइडियाज लोगों को बताए गए नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा कि किस टाइप से जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसकी ग्रोथ होती गई यूरोप में। सबसे पहले मार्को पोलो जो है, उन्होंने पेपर मेकिंग टेक्निक जो है चाइना से ला करके यूरोप में इंट्रोड्यूस करी, और उसके बाद फिर यूरोप में खुद ही और ज्यादा इन्वेंशंस होने लगे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से उन्होंने शिफ्ट किया प्रिंटिंग प्रेस के टुवर्ड्स। अब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस का यूज कर रहे हैं टू प्रिंट मोर बुक्स। और अब ज्यादा से ज्यादा बुक्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कम टाइम में, तो इसकी वजह से बुक्स के प्राइसेस भी कम हुए। अब ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं इन बुक्स को। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर है। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। अभी तक हमने ये जाना कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन जोहान गुटेनबर्ग ने किया था, जो जर्मनी से बिलोंग करते थे। लेकिन आज की वीडियो में हम इसके प्रिंटिंग प्रेस के कुछ की फीचर्स भी पढ़ेंगे। इस पूरे टॉपिक को इन डिटेल में समझेंगे कि जोहान गुटेनबर्ग के पास कौन सी स्किल्स थी, किस वजह से वो इस प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर पाए। जोहान गुटेनबर्ग वाज बोर्न इन मेंस, जर्मनी। मेंस सिटी है जर्मनी में, वहां पे जोहान गुटेनबर्ग पैदा हुए, उनका जन्म हुआ। He learned the skill of metal work from his father. अब इनके जो फादर थे, जोहान गुटेनबर्ग के जो फादर थे, वो एक मर्चेंट थे जिनके पास कुछ स्किल्स भी थी, जिनमें से एक थी मेटल वर्किंग की स्किल। उन्हें मेटल वर्क करना आता था, मेटल से सामान बनाना आता था, मेटल से कैसे डिफरेंट ऐसे मशीन्स बनाई जाएं, तो उसका यूज करना, इन मेटल्स का यूज करना इन्हें आया करता था, इनके फादर को। तो उन्हीं से जोहान गुटेनबर्ग ने अपने फादर से ही मेटल वर्क की स्किल्स सीखी। This skill helped him design and create the movable type printing press. और यही जो मेटल वर्किंग की स्किल थी, उसी स्किल की वजह से जो जोहान गुटेनबर्ग थे, वो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस बना पाए, उसका डिजाइन क्रिएट कर पाए, कैसे वो फंक्शन करेगी वो सब सोच करके उन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस बनाई। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स थी। तो अपने स्किल्स का यूज करके उन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। The first printed book was the Gutenberg Bible. और इन्होंने जो सबसे पहली बुक प्रिंट करी थी इस प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, वो थी गुटेनबर्ग बाइबल, जिसे हम लोग 42 लाइंस बाइबल भी कहते हैं, क्योंकि इसके हर एक पेज पे 42 लाइंस हैं टोटल, और एकदम क्लियरली लिखा गया है। जैसे पहले बाय हैंड लिखा करते थे यूरोपियंस, जो बुक्स हैं उसे हाथों से लिखा करते थे, स्पेशली मॉन्क्स लिखते थे। तो वो बुक्स जो है इतनी सुंदर नहीं होती थी, किसी किसी को हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है मॉन्क्स की, कहीं कहीं पे इंक फ्लो कर गई है, लेकिन वो सब हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था। प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रिंट करके जो भी बुक्स बनाई गई वो एकदम क्लियर थी, नीट एंड क्लीन थी, काफी अच्छी बुक्स थी, और सब लोग उन लेटर्स को पढ़ पा रहे थे, इजीली रीड कर सकते थे।
क्योंकि जब हम बाय हैंड लिखते हैं तो कोई हमारी हैंडराइटिंग समझ पाता है तो कोई नहीं समझ पाता। लेकिन अब जब ये बुक्स प्रिंट हो रही हैं तो बुक्स से तो हर कोई समझ लेता है, सबको बुक्स में लिखे हुए वर्ड्स या लेटर्स पढ़ना आता है। लेकिन यही अगर किसी पर्सन ने कर्सिव हैंडराइटिंग लिख दी हो तो हर कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो इसकी वजह से राइटिंग की वजह से भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे। लोग जो है वो समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं बुक्स को, जो बुक्स इन प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रिंट करवाई जा रही थी। तो गुटेनबर्ग बाइबल ये सबसे पहली बुक थी जो प्रिंट करवाई गई। बाइबल को इसलिए चुना गया क्योंकि पहले सिर्फ चर्च और रिच पीपल जो हुआ करते थे उनके पास एक्सेस था, वही बाइबल खरीद सकते थे, वही पढ़ सकते थे, क्योंकि पहले ये जो बुक्स थी वो महंगी थी। अब बुक्स क्योंकि सस्ती आ रही हैं, चीप रेट पे अवेलेबल हैं, तो इसलिए जो लोग हैं वो ये रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ पाए, रिलीजियस टीचिंग्स ले पाए, इसके लिए सबसे पहले बाइबल को पब्लिश करवाया गया, जिसे गुटेनबर्ग बाइबल भी कहा गया। फीचर्स ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। अब इस प्रिंटिंग प्रेस के क्या क्या फीचर्स थे? मूवेबल टाइप लेटर्स हुआ करते थे, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस पे जहां पे हम लोग लेटर्स लिखते थे, फॉर एग्जांपल लेटर्स यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद वो लेटर्स प्रेस किए जाएंगे, आप कह लो प्रिंट होंगे पेज पे। तो ये जो लेटर्स जहाँ पे लिखे जा रहे हैं उस पूरे एरिया पे ये लेटर्स जो है इन्हें हम मूव कर सकते थे, यानी जो भी लेटर हमने, फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरा वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों को लेटर्स अरेंज करने हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने पहले लिखा था बाय, BUY हमने बाय लिखा था। अब यहाँ पे हमें इसे चेंज करना है, इन लेटर्स को हटाना है, हमें दूसरा वर्ड चाहिए, तो हम इन लेटर्स को मूव कर सकते थे, हटा सकते थे। मेटल के ये लेटर्स से इन्हें हम हटा सकते थे, जैसे मैग्नेट्स होती हैं उन्हें हटा लिया जाता है, वैसे ही इन्हें भी लेटर्स को हम हटा सकते थे। और इन लेटर्स को हटा करके जो दूसरा लेटर हमें चाहिए या दूसरा वर्ड जो हमें चाहिए वो हम लोग लिख सकते थे। फॉर एग्जांपल अब हमें सेल लिखना है तो दूसरे जो हमारे पास लेटर्स हैं उनका यूज करके हम ये वर्ड लिख सकते हैं। तो मूवेबल टाइप लेटर्स से हम कभी भी मूव कर सकते हैं, उन लेटर्स को रीअरेंज कर सकते हैं, और उसके बाद जब ये प्रिंट होंगे तो हमने जो नया वर्ड लिखा है वही प्रिंट होकर के आएगा। तो इससे हमें क्या देखने मिल रहा है कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है उसमें हम मूव कर सकते हैं लेटर्स को, इसीलिए इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस कहा गया है। The press worked by applying pressure to transfer ink from the letters onto paper। अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस थी, अब जैसे ये हमारा पूरा सरफेस था जहाँ पे हमारे लेटर्स हैं, अब ये जो पूरा सरफेस है इसे जब तक हम पेपर पे अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक जो इंक इन लेटर्स पे लिखी हुई है वो पेपर पर नहीं अप्लाई होगी। तो जब हमें पेपर पे प्रॉपरली क्लियर प्रिंट चाहिए तो उसके लिए हमें प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी ये जो लेटर्स हैं वो प्रिंट हो पाएंगे हमारे पेपर पे, तभी बुक्स क्लियरली प्रिंट हो पाएंगी, हमें क्लियर अल्फाबेट्स देखने को मिलेंगे, क्लियर वर्ड्स देखने को मिलेंगे। It could produce hundreds of copies of the same text quickly। अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से हम कम टाइम में काफी सारी बुक्स प्रिंट कर सकते हैं। अब क्योंकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसीलिए बुक्स का जो प्राइस है, बुक्स के जो रेट है वो भी कम होते गए। अब बुक्स इजीली अवेलेबल थी मार्केट में, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ज्यादा महंगी नहीं थी अब बुक्स। सिग्निफिकेंस ऑफ गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन। अब जोहान गुटेनबर्ग ने ये जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट था? द प्रिंटिंग प्रेस चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। पहली बात, जो हमारी हिस्ट्री थी उसमें अब हमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। जहां पहले हम बाय हैंड प्रोडक्शन किया करते थे बुक्स का, बाय हैंड लिखा करते थे बुक्स को, या वुड एंड ब्लॉक्स के पीसेस का यूज करके हम प्रिंट करते थे, जिसमें काफी टाइम लगता था और बुक्स महंगी होती थी। अब जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सस्ते रेट्स पे बुक अवेलेबल हैं। जो लोग पहले नहीं पढ़ पाते थे बुक्स, जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो लोग भी बुक्स अफोर्ड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। It made mass production of books possible for the first time। ये हमारे हिस्ट्री में पहली बार था, हमारे इतिहास में ये पहली बार हुआ कि अब हम ज्यादा से ज्यादा बुक्स कम टाइम पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ रीडिंग कल्चर। और अब जब बुक्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो लोगों में रीडिंग कल्चर की भी ग्रोथ होने लगी। लोगों को शौक था पढ़ने का, उन्हें क्यूरियोसिटी थी अपने वर्ल्ड को जानने की, वो लोग क्यूरियस थे, अलग अलग डिफरेंट थिंग्स को जानने के लिए, समझने के लिए लोग क्यूरियस थे। तो अब जब लोगों में उत्सुकता है, लोगों को जानना है पूरे वर्ल्ड के बारे में, तो लोग ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीद के पढ़ा करते थे। इस टाइप से रीडिंग कल्चर भी इमर्ज होता गया, रीडिंग कल्चर की भी ग्रोथ होती गई। लोग जो है अब वो पढ़ने लिखने की तरफ अग्रसर हुए, यानी लोग जो है वो
पढ़ना लिखना चाहते थे, वो लिटरेसी गेन करना चाहते थे, वो एजुकेशन गेन करना चाहते थे। उन्हें नॉलेज चाहिए थी अपने वर्ल्ड को लेकर के, अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी नॉलेज लोगों को चाहिए थी। और ये नॉलेज उन्हें कैसे मिल पाई? इसी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, जोहान गुटेनबर्ग जो है उन्होंने इन्वेंट करी थी 1448 के अराउंड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब प्रिंट रेवोल्यूशन क्या होता है, कैसे जो प्रिंटिंग प्रेस है उसके आने के बाद से एक क्रांति आ गई, कितने सारे चेंजेस आए, इस प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। The print revolution refers to the changes that took place after the invention of the printing press. प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद से जिस टाइप से चेंजेस आते गए हमारी सोसाइटी में, हम लोग शिफ्ट करते गए। जहाँ पे पहले हमारे पास बहुत कम रीडिंग पॉपुलेशन होती थी, जो एलीट लोग होते थे, जो रिच पीपल हुआ करते थे, सिर्फ वही बुक्स अफोर्ड किया करते थे, अफोर्ड कर पाते थे। तो अब क्या हो रहा है, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जब बल्क में हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं बुक्स का, बहुत सारी बुक्स बना रहे हैं हम कम टाइम में, तो इसकी वजह से बुक्स के प्राइसेस भी कम हुए। और बुक्स के प्राइसेस कम होने की वजह से ज्यादातर लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, बुक्स को खरीद पा रहे थे। तो इसी वजह से अब लोग जो पहले पढ़ नहीं पाते थे, अब वो भी लिटरेसी गेन कर रहे हैं, वो भी नॉलेज गेन कर पा रहे हैं। तो इस टाइप से हमें शिफ्ट देखने को मिला सोसाइटी में, और भी बहुत सारे चेंजेस आए। और इसी टाइम को कहा गया प्रिंट रेवोल्यूशन, यानी प्रिंट के आने के बाद से जो भी चेंजेस हुए सोसाइटी में, उसी को कहा गया प्रिंट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन यानी क्रांति जब भी आती है अपने साथ काफी सारे चेंजेस लेके आती है। तो जब भी हमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे सोसाइटी पे, तो उसे हम एक रेवोल्यूशन के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो प्रिंट के आने के बाद से बहुत सारे चेंजेस आए हमारी सोसाइटी में, और उसी को कहा गया प्रिंट रेवोल्यूशन। It transformed how information, knowledge and ideas were produced and shared. पहले लोगों के पास नॉलेज नहीं होती थी, लोगों को नई नई जो करंट अफेयर्स हैं या कह लो जो अभी आसपास उनके चल रहा है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती थी। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जब बुक्स प्रिंट की जाने लगी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स प्रिंट की जाने लगी, तब लोगों को हर चीज की नॉलेज होनी स्टार्ट हो गई। यानी अब लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, एजुकेशन गेन कर रहे हैं। तो अब हमें यहाँ पे भी चेंजेस देखने को मिले हैं, जो इलिटरेट पीपल हुआ करते थे वो लिटरेसी गेन कर रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी सोसाइटी पे? अ न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नई रीडिंग पब्लिक हमारे पास आई, यानी कि अब काफी सारे लोग पढ़ लिख पा रहे थे, एजुकेशन गेन कर रहे थे। After the invention of printing press, books became cheaper and more widely available. पहले तो सिर्फ जो एलीट लोग हुआ करते थे या जो चर्च हुआ करता था, सिर्फ वही बुक्स खरीद पाते थे, अफोर्ड कर पाते थे। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, बाय हैंड प्रोडक्शन कर रहे हैं बुक्स का, हम प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं बुक्स को, ये प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, बाय हैंड पूरी बुक्स लिखा करते थे, तब जाके एक बुक बना के उसे पब्लिश किया जाता था। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत मेहनत लगा करती थी, और इसी वजह से ये जो पूरा प्रोसेस था, जो टाइम कंज्यूमिंग पूरा प्रोसेस था, जब हम बाय हैंड प्रोडक्शन किया करते थे बुक्स का, तो ये बुक्स जो हम बाय हैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके प्राइसेस हाई रहा करते थे। और इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से ये बुक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, कॉस्टली थी, और इसी वजह से सिर्फ एलीट लोग या चर्च इसे अफोर्ड कर पाते थे इन बुक्स को। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हम बहुत ज्यादा प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से हम बहुत सारी बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, कम टाइम में बहुत सारी बुक्स प्रिंट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बुक्स के जो रेट हैं वो भी कम हुए। अब बुक्स अफोर्डेबल रेट पे सेल की जाने लगी, यानी लो प्राइसेस पे बुक्स सेल की जाने लगी। तो अब सोसाइटी का हर एक इंसान बुक्स खरीद सकता था और नॉलेज गेन कर सकता था, अपनी पसंद की बुक्स खरीद सकता था। स्टार्टिंग में तो रिलीजियस टेक्स्ट पब्लिश किए गए, ज्यादातर रिलीजियस बुक्स ही पब्लिश की गई थी, लेकिन धीरे धीरे हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिली बुक्स में। और अब बहुत सारी बुक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल भी थी और लोग खरीद भी सकते थे। तो इस हिसाब से नई रीडिंग पब्लिक आई हमारे पास। पहले सिर्फ एलीट लोग पढ़ा करते थे, अब जो हमारी सोसाइटी का लोअर सेक्शन है वो तक बुक को अफोर्ड कर पा रहा था। तो इस टाइप से नई पब्लिक आई, नई रीडिंग पब्लिक आई, यानी नए नए लोग, नए नए सेक्शन के, नए नए क्लास के ग्रुप के जो लोग हैं वो सब
अब बुक्स खरीद के पढ़ पा रहे थे। ग्रोथ ऑफ रीडिंग कल्चर, पीपल बिगेन टू रीड फॉर प्लेजर एंड नॉलेज, नॉट जस्ट फॉर रिलीजन। अब हमें रीडिंग कल्चर की ग्रोथ देखने को मिली। अब लोग क्या कर रहे थे, उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था, लोगों के लिए ये चीजें बिल्कुल नई थी। अब नई चीजें थी, लोगों के लिए बुक्स वगैरह का आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि अब लोग जो हैं उनमें क्यूरियोसिटी जागने लगी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है वो हम जाने समझें, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, बुक्स खरीदनी होंगी। तो अब लोग अपने बुक्स खरीदने लगे नॉलेज के लिए या प्लेजर के लिए, यानी एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ रीडिंग के लिए। कुछ लोग बस इसलिए बुक्स पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना पसंद है, तो कुछ लोग अपने प्लेजर के लिए खरीदने लगे बुक्स, और कुछ लोग नॉलेज गेन करने के लिए। इससे हमें पता चल रहा है कि अब धीरे धीरे टाइम के साथ लोग जो हैं वो सिर्फ रिलीजियस बुक्स पे ही फोकस नहीं कर रहे, वो काफी सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्स्ट वर अवेलेबल, अब बहुत सारे बुक्स अवेलेबल थी मार्केट में। टाइम के साथ साथ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बुक्स भी आने लगी, गाइड्स आने लगी, क्लासिक लिटरेचर हमें देखने को मिला, और रिलीजियस टेक्स्ट तो स्टार्टिंग से चलता आ ही रहा था हमारी मार्केट में। चेंज इन द नेचर ऑफ रीडिंग, अब रीडिंग यानी पढ़ने का जो तरीका है उसमें कैसे चेंजेस आए। Earlier, reading was often done aloud in groups. अब पहले क्या हुआ करता था, जब बाय हैंड बुक्स प्रोड्यूस की जाती थी, बुक्स लिखी जाती थी, तब पब्लिश की जाती थी, तो उससे क्या होता था, काफी कम लोग अफोर्ड कर पा रहे थे बुक्स को, और जिसके भी पास बुक हुआ करती थी वो, अब लोग क्या करते थे, वो ग्रुप बना लिया करते थे, और जिस भी एक पर्सन के पास बुक है वो बुक पढ़ के सब लोगों को सुनाया करता था, तेज तेज बोल बोल के वो सुनाया करता था सभी लोगों को। ग्रुप्स में ऐसे रीडिंग की जाती थी पहले, जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी उससे पहले। आफ्टर प्रिंटिंग साइलेंट रीडिंग बिकेम मोर कॉमन एंड प्राइवेट, अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से जब हम बुक्स प्रिंट कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक्स प्रिंट करके पब्लिश कर दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अब बुक्स सस्ते रेट पे मिल रही हैं, कम दाम पे मिल रही हैं, तो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है। अब सब लोग बुक्स खरीद पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अपने घर में बैठ के या किसी साइलेंट पीसफुल एरिया में बैठ करके, पीसफुल प्लेस पे बैठ करके वो अपनी बुक्स पढ़ते हैं। अब जब लोग इतना शोर करके नहीं पढ़ रहे हैं, साइलेंटली रीड कर रहे हैं, मन मन में पढ़ रहे हैं, अलग उन्होंने एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है अपनी रीडिंग के लिए, तो उससे क्या होगा, ये आसानी से सोच सकते हैं, उस जो भी वो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं, बार बार रीड कर सकते हैं, और जो भी स्टेटमेंट उन्होंने पढ़ी है उसको लेकर के अपना खुद का ओपिनियन बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में क्रिटिकली सोच सकते हैं, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। जब वो अकेले पढ़ते हैं तो यानी वो क्रिटिकली सोच करके अपने माइंड, अपने हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं, अपनी बुक्स भी फिर पब्लिश कर सकते हैं। और इसी से हमें डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी देखने को मिलती हैं, जब हम किसी एक स्कॉलर को पढ़ते हैं या किसी भी पर्सन के किसी आर्ग्यूमेंट को हम पढ़ते हैं, और अगर हम उससे सहमत नहीं हैं, हम अग्री नहीं करते हैं उस स्टेटमेंट से, तो हम लोग उस स्टेटमेंट को काउंटर अटैक देते हुए अपनी भी खुद की बुक्स पब्लिश करते हैं। तो इस टाइप से डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी चलने लगी सोसाइटी में प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से। This allowed individuals to form their own opinion and think critically. अब जब लोग साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं, घर पे बैठ के साइलेंटली बुक्स पढ़ रहे हैं, पहले क्या होता था, जब कोई एक पर्सन, पूरे ग्रुप में बैठे होते थे लोग, और जब कोई एक पर्सन बुक रीड किया करता था तो बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता था कि वो उस एक लाइन को लेकर के सोच सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। वो डिबेट्स डिस्कशंस नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान जो रीड कर रहा है वो बस बोले जा रहा है, रीडिंग ही करता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो उस टॉपिक पे डिबेट्स डिस्कशंस कैसे होंगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लोग जब अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो कितना भी टाइम ले सकते हैं, आराम से बैठ के पढ़ो, अच्छे से सोचो कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या नहीं है, इस पर्सन का ऐसा कहना है तो उस इंसान ने ऐसा क्यों कहा, क्रिटिकली सोचो, हर एक आर्ग्यूमेंट का रीजन फाइंड आउट करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करो, अपना खुद का ओपिनियन जनरेट करो। तो अब लोग भी वही कर रहे थे, जब वो साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं घर पे बैठ के पीसफुल एनवायरनमेंट में, जब वो अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो अब क्रिटिकली सोचने लगे, अपने खुद के ओपिनियंस जनरेट करने लगे लोग। प्रिंट एंड डिबेट, प्रिंट एनकरेज पब्लिक डिस्कशंस एंड डिबेट्स। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आई, जब बुक्स प्रिंट की जाने लगी बल्क में और सब लोग खरीद रहे हैं उन बुक्स को, तो उसी के बाद से, प्रिंट के ही बाद से डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी बढ़ गई। कैसे? Ideas spread quickly, leading to the questioning of older beliefs. अब जब लोगों को, अब सभी लोग अगर बुक्स पढ़ पा रहे हैं, सभी लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, उन्हें जानकारी है, अब हर जगह की हर एक चीज की उन्हें जानकारी मिल रही है, तो अब लोग खुद का जब पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे देखा, जब लोग हर एक
आर्ग्यूमेंट को अच्छे से पढ़ रहे हैं, रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं, जब लोग हर एक चीज की डेप्थ में जा रहे हैं, हर एक टॉपिक को क्लियरली समझ रहे हैं और खुद का एक ओपिनियन या कह लो खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट कर रहे हैं, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देख रहे हैं, तब जब लोगों को लगेगा कि हाँ ये चीज गलत है, जो हम पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, बिलीव्स या प्रैक्टिसेस जो भी हमारे पुराने टाइम से चल रही हैं, वो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम फॉलो करते आ रहे हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो उन सब चीजों को लेकर के क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने खुद की बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। वो उन सब ओल्डर बिलीव्स पे अब अटैक करने लगे लोग। अब लोग जो भी ओल्डर बिलीव्स थी, जो पुरानी धारणाएं थी, उन सब पे क्वेश्चंस उठाने लगे कि हम ऐसा फॉलो करते थे तो इसके पीछे का रीजन क्या था। ये सब क्वेश्चन थे लोगों के। लोगों को लगने लगा कि हाँ ये जो हम पहले से बिलीव्स फॉलो करते आ रहे हैं, पहले से हम जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते आ रहे हैं वो सही नहीं थी। तो अब जब लोग लिटरेट हो रहे हैं, जब लोग पढ़े लिखे होते हैं, हम लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमें लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें। तो यहाँ पे भी यही हुआ, जैसे जैसे लोग लिटरेट होते चले गए, पढ़ते गए, चीजों को ऑब्जर्व करते गए, वैसे वैसे लोगों ने क्या किया, अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट किया और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जो भी चीजें गलत है उन सब प्रैक्टिसेस को लोगों ने गलत कहना शुरू किया, उन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में वॉइस रेज करनी स्टार्ट करी। तो ये हमने अभी 4 देखे हैं ऐसे इम्पैक्ट जो प्रिंट रेवोल्यूशन के आने के बाद से हमारी सोसाइटी पे पड़े। पहला, नई रीडिंग पब्लिक जनरेट हुई, यानी बहुत सारे, अब पूरे सोसाइटी ही मान सकते हैं हम, सोसाइटी का हर एक सेक्शन बुक्स अफोर्ड कर सकता है, पढ़ रहा है हर एक सेक्शन सोसाइटी का। साथ ही साथ रीडिंग कल्चर की ग्रोथ हुई। अब लोग अपने प्लेजर के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ने लगे। पढ़ने के तरीके में चेंजेस आए, अब ग्रुप्स में नहीं पढ़ा जा रहा है, अब लोग कैसे पढ़ रहे हैं, साइलेंटली पढ़ रहे हैं, अपने एक खुद के प्राइवेट एनवायरनमेंट में, पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करके वो अपने घरों में पढ़ रहे हैं और इसी की वजह से वो अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट करते हैं। लोग क्रिटिकली सोचने लगे हैं, हर एक आर्ग्यूमेंट का रीजन फाइंड आउट करने लगे हैं, हर एक चीज को ऑब्जर्व करने लगे हैं और इसी की वजह से डिबेट्स एंड डिस्कशंस भी होती हैं। अभी और भी कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी सोसाइटी पे पड़े। अब 3 और मेजर इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिले अपनी सोसाइटी पे प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद से। अभी तक हमने 4 इम्पैक्ट्स देखे। पहला कि नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई, यानी अब ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स खरीद के पढ़ रहे हैं, अफोर्डेबल रेट पे बुक्स सेल की जा रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग बुक्स खरीद रहे हैं और लोग अपने प्लेजर के लिए, अपने नॉलेज गेन करने के लिए वो बुक्स खरीद रहे हैं, जिससे रीडिंग कल्चर भी बढ़ता गया, उसकी भी ग्रोथ देखने को मिली रीडिंग कल्चर की। साथ ही साथ लोगों के पढ़ने के तरीके में भी चेंजेस आए और साथ ही साथ डिस्कशंस एंड डिबेट्स भी शुरू हो गई बुक्स के आने के बाद से। अब कुछ 3 और भी मेजर इम्पैक्ट्स थे प्रिंट रेवोल्यूशन के आने के बाद से, यानी प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से सोसाइटी में और भी कौन से 3 मेजर चेंजेस हुए थे। फिफ्थ, रोल इन द रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, यानी दोबारा जन्म लेना, किसी चीज की दोबारा से उत्पत्ति होना, तो उसे कहेंगे हम रेनेसां। तो ये हम यूरोप की बात कर रहे हैं। यूरोप में ही हमें रेनेसां देखने को मिला था 15th to 17th सेंचुरीज के बीच में। रेनेसांस थिंकर्स use print to spread new ideas about art, science and humanism. Renaissance thinkers यानी जिन लोगों की नई सोच थी, जो मॉडर्न थिंकर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बुक्स पब्लिश करनी शुरू करी। किन सब से रिलेटेड? उन्होंने प्रिंट करनी शुरू करी बुक्स, नए आइडियाज से रिलेटेड, न्यू मॉडर्न आइडियाज उन्होंने अपनी बुक्स में पब्लिश करे, लोगों को मॉडर्न कल्चर के बारे में बताना शुरू किया, मॉडर्निटी की तरफ लोगों को अग्रसर किया रेनेसां थिंकर्स ने इन बुक्स के थ्रू। साथ ही साथ उन्होंने आर्ट, साइंस, ह्यूमनिज्म यानी अब ह्यूमैनिटी, इंसानियत पे ज्यादा फोकस किया गया। अब लोग पहले जैसे रिच वर्सेस पुअर हमें देखने को मिलता था, रिच लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे पुअर्स को, अब यहाँ पे ह्यूमैनिटी का कल्चर आ गया कि इंसानियत वाली फीलिंग होनी चाहिए आप में, चाहे अमीर हो या गरीब हो, आप में ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए। आपको बस ये देखना है कि सामने वाला इंसान भी एक ह्यूमन है, इंसान है, और अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो मुझे उसकी मदद करनी है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। तो ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग और भी काफी सारे मॉडर्न आइडियाज पब्लिश करने शुरू किए रेनेसां थिंकर्स ने। ये रेनेसां थिंकर्स ने क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये चाहते थे यूरोप में काफी सारे अब चेंजेस आए, अब यूरोप दोबारा से जन्म ले, यानी हम नया यूरोप बना दें, एक मॉडर्न यूरोप बना दें, मॉडर्न यूरोप क्रिएट करें, जिससे कि हम लोग
अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे इजीली। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज की जा रही हैं, यानी साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड और सोशल बिहेवियर को लेकर भी, जैसे ह्यूमैनिटी वगैरह, इन सबको भी लेकर के अब लोग बुक्स पब्लिश कर रहे हैं। अब यूरोप को पूरा एक नया यूरोप बनाने की सोची है लोगों ने, और ये कौन से इन लोगों को क्या कहा गया, रेनेसां थिंकर्स, जो चाहते थे यूरोप दोबारा से रीबर्थ ले, यानी दोबारा से यूरोप का जन्म हो, यूरोप एक नया, जैसे यूरोप पहले था अब वैसा ना रहे, अब ओल्डर बिलीफ्स को हटा के एक नया यूरोप हम लोग क्रिएट करें। तो ये रेनेसां थिंकर्स जो थे उन्होंने बुक्स प्रिंट करनी शुरू करी, न्यू या कह लो मॉडर्न आइडियाज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, ह्यूमनिज्म यानी ह्यूमैनिटी से रिलेटेड। Martin Luther, a religious reformer, used print to criticize the church. Martin Luther जो एक religious reformer थे, religious reformer यानी कि जो religion में changes लाना चाहते थे। ये हम यूरोप की बात कर रहे हैं, और यूरोप में सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं लोग। तो अब क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म्स यानी चेंजेस लाना चाहते थे मार्टिन लूथर। क्यों? क्योंकि वो ओल्डर प्रैक्टिसेस, ओल्डर बिलीफ से खुश नहीं थे। Used print to criticize the church. अब मार्टिन लूथर ने क्या किया, उन्होंने भी बुक्स प्रिंट करी, उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया चर्च को क्रिटिसाइज करने में, चर्च के अगेंस्ट में उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, अपने बुक्स प्रिंट करके। और इसी की वजह से क्या हुआ, स्टार्टेड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट किसे कहा जाता है, प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्ट वर्ड से ही बना है, यानी जो लोग अब चर्च के खिलाफ, कैथोलिक चर्च जो है, जो क्रिश्चियंस का एक यूनिवर्सल चर्च है, जो रोम में, रोमन कैथोलिक चर्च भी कहा जाता है, जो रोम में एस्टैब्लिश है, सबसे बड़ा चर्च है, सबसे पुराना चर्च है, जहां पे जीसस क्राइस्ट की सारी टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है। तो रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसके अगेंस्ट में लोगों ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने शुरू किए, लोगों ने एक तरह से कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जाना शुरू कर दिया, यानी कैथोलिक चर्च की जो प्रैक्टिसेस थी उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए, और इसी को कहा गया प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन यानी प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस में, उसे कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हमें देखने को मिले, काफी लोग ऐसे थे जो क्रिश्चियनिटी जो पहले पुराने तरीके से फॉलो किया करते थे उसमें अब चेंजेस चाहते थे, और उन्हें ही प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। और ये बुक्स प्रिंट करनी किसने स्टार्ट करी, चर्च को क्रिटिसाइज करना किसने स्टार्ट किया था, मार्टिन लूथर ने। ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। नेक्स्ट कौन सा इंपैक्ट पड़ा था हमारी सोसाइटी पे, साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। हमारे सोसाइटी की साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुई, यानी अब हम साइंस में ग्रोथ कर रहे थे, हमारी साइंस जो है वो डेवलप कर रही थी, हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज कर रहे थे। Scientists could publish their work and others could study and improve on it. अब जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे, जो भी नई डिस्कवरी कर रहे हैं उसे वो अपनी बुक्स में पब्लिश किया करते थे, बुक्स प्रिंट करवाया करते थे अपनी डिस्कवरीज से रिलेटेड। और ये साइंटिस्ट जो अपनी डिस्कवरी से रिलेटेड लोगों को बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, अब उनकी बुक्स को जो भी पर्सन पढ़ रहा है, इन साइंटिस्ट के डिस्कवर की हुई टेक्नोलॉजी को, मशीन्स को जो भी इंसान पढ़ रहा है, हो सकता है कि वो इंसान उससे नॉलेज गेन करे और उस टेक्नोलॉजी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करे। तो ऐसे हमें साइंटिफिक डिस्कवरीज देखने को मिली। अब लोग क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट पब्लिश कर रहे हैं, बुक्स में प्रिंट करवा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं वो लोग उन टेक्नोलॉजीज में और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे दूसरे लोग एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज में, एक दूसरे की डिस्कवरीज में और ज्यादा इंप्रूवमेंट करते चले गए, और उससे हमें काफी ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी देखने को मिली। हम लोग साइंटिफिक डिस्कवरीज करते करते, यानी साइंस में इतने ज्यादा मॉडर्न हो गए, हम लोगों ने इतनी सारी टेक्नोलॉजी बना ली, नई नई तरह की मशीन्स बना ली, इसी टाइप से एक दूसरे की बनाई हुई मशीन्स में इंप्रूवमेंट कर करके। राइज ऑफ न्यू आइडियाज, अब साथ ही साथ हमारी सोसाइटी में नए नए आइडियाज भी देखने को मिले। प्रिंट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट। अब प्रिंट जो है उसके आने के बाद से, प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद से लोगों को फ्रीडम मिल गई थी सोचने की। पहले क्या लोगों को सोचने नहीं दिया जाता था, पहले भी लोग सोचते थे, लेकिन उस टाइम पे क्या था जब लोगों को नॉलेज नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपनी बात करें तो आप लोग पहले से पढ़ के आए हो ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में, यानी ब्रिटिश जो है, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कॉलोनी बना रखा था उसके बारे में आप पहले से पढ़ के आए हो। तो अगर आप बायसनेस ना दिखाओ, यानी आप इंडिया एज एन इंडियन ना सोचो, एज अ ह्यूमन बीइंग सोचो सिर्फ, तो भी आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे।
इंडियन पीपल्स को एक्सप्लॉइट करने आए थे, इंडियन रिसोर्सेज को लेने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि आप पूरी हिस्ट्री जानते हो। अब जब आप हिस्ट्री के बारे में पूरा जानते हो, किसी एक टाइम पीरियड के बारे में आप नॉलेज रखते हो, तभी आप सही ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो। आप सारी चीजें ऑब्जर्व करके अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। हम लोग जितना भी हमने ऑब्जर्व किया है, जितनी भी हिस्ट्री हमने पढ़ी है ब्रिटिशर्स के बारे में, हमें यही पता चला कि ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, रिसोर्सेज लेके चले गए, हमारे हर एक सेक्शन को, सोसाइटी के हर एक सेक्शन को काफी ज्यादा लॉस फेस करने को मिला। ब्रिटिशर्स ने इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया, हमारे जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा ब्रूटली मारा गया। खास करके ये सब हमने देखा था उसके बाद जब सत्याग्रह वगैरह शुरू हुए, ये सब हमने देखा था चैप्टर 2 में। तो जब आपको उस हिस्ट्री के बारे में पता है, तभी तो आप कह पा रहे हो कि ब्रिटिशर्स गलत थे। अब क्योंकि आपको नॉलेज है, तभी आप सोच सकते हो उस टाइम पीरियड के बारे में, और ज्यादा सोच सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। तो जब लोगों को नॉलेज होने लगी, जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने के बाद से लोग पढ़ने लगे, तब जब उन्हें नॉलेज होने लगी अपने आसपास की चीजों के बारे में, तब जाकर के लोग उन्हें और ज्यादा उन सब टॉपिक के बारे में और ज्यादा डिटेल में सोचने लगे। क्यूरियोसिटी जगी लोगों में, वो और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स पढ़ते गए, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अपनी खुद की सोच डेवलप करते गए, ऑब्जर्व करते गए। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, वो क्रिटिकली सोच रहे हैं हर एक आर्ग्यूमेंट को लेकर के। It laid the foundation for modern democracy and nationalism. अब जब लोगों को सारी चीजें पता चल रही हैं कि सोसाइटी में किस टाइप की प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस गलत हैं, कौन सी सही हैं, जब लोग एक तरह से रैशनल तरीके से सोच रहे हैं, तब लोग क्या करेंगे, अब उन्हें पता चलेगा कि कौन सी चीजें सही हैं। अब वो सही स्टेप्स लेंगे, राइट पाथ पे चलने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे ग्रोथ होती है नेशनलिज्म वाली फीलिंग की। अब लोग अपने देश से प्यार करने लगे, अपनी कंट्री जो है उसके टुवर्ड्स ये लव जनरेट हुआ लोगों के मन में। वो अपने कंट्री के, जैसे एज एन इंडियन हम लोग बहुत ज्यादा प्राउड करते हैं, बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं एज एन इंडियन, क्योंकि हम इंडियन हैं इस वजह से। वैसे ही हर एक जो पर्सन है वो अपनी कंट्री से अब रिलेट कर पा रहा था, अब अपने देश से वो एकदम जुड़ गया था इंसान। नेशनलिज्म वाली फीलिंग जनरेट हुई लोगों में। साथ ही साथ लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, लोग चाहते थे कि राजा का जो रूल है वो खत्म हो जाए और अब हम लोग अपने तरीके से रूल करें। जो सिटीजन्स हैं उन्हें ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने रूलर्स को चूज करें। तो इस टाइप से क्या हुआ, नए नए आइडियाज इमर्ज हो रहे हैं, डेमोक्रेसी के आइडियाज हैं, डेमोक्रेसी से रिलेटेड आइडियाज। जैसे डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे हम आइडियाज देखते हैं। सेक्युलरिज्म, इसका बेस्ट एग्जांपल तो हमारे ही देश इंडिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया में इतने सारे रिलीजन रहते हैं और सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों को इक्वल बताया गया है। तो इंडिया जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि सभी धर्म इक्वल हैं, यानी सभी धर्मों को हम इक्वली ट्रीट करेंगे, सारे रिलीजन इक्वल हैं बिफोर द लॉ। तो इससे क्या होगा, लोग जो है वो सेफ फील करेंगे, चाहे माइनॉरिटीज हो या मेजॉरिटीज हो, सब लोग सेफ फील करेंगे, एक साथ रह पाएंगे। सभी के लिए कानून बनाए जाएंगे, ऐसे यूनिफॉर्म लॉज होंगे जो हर एक पर्सन को फॉलो करने हैं। अब चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, हर एक पर्सन को वो लॉज फॉलो करने हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बेस्ट एग्जांपल हमें इंडिया में ही दिख गया सेक्युलरिज्म का, यानी सारे धर्म इक्वल हैं। तो ऐसे ही काफी सारे नए नए आइडियाज इमर्ज होते चले गए और उन आइडियाज को प्रिंट किया गया, बुक्स के थ्रू लोगों को बताया गया, और लोग जो हैं अब वो रैशनली सोच रहे हैं, वो सही तरफ जा रहे हैं, सही रास्ते को चूज कर रहे हैं। अब वो सारी इनइक्वालिटीज को छोड़ते चले जा रहे हैं, वो रैशनली सोच रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रिंट रेवोल्यूशन क्या था और इसके कैसे इम्पैक्ट पड़े हमारी सोसाइटी पे। 7 मेजर इम्पैक्ट्स हमने आज के वीडियो में डिस्कस करे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। रिलीजियस डिबेट्स, ये हम बात कर रहे हैं यूरोप की, जहां पे ज्यादातर लोग क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अब अपने धर्म को लेकर के, क्रिश्चियनिटी को लेकर के लोगों के बीच में डिबेट्स एंड डिस्कशंस होने लगी और इसका डर बैठ गया। इन डिस्कशंस के वजह से, इन डिबेट्स की वजह से एक डर बैठ गया
चर्च में। क्यों? क्योंकि चर्च को लगा कि वो अब अपनी पावर खोते चले जाएंगे। अगर लोगों को सारी नॉलेज होने लगी अपने रिलीजन से रिलेटेड, तो लोग खुद ही बुक्स पढ़ के अपने आप ही अपने हिसाब से अपने रिलीजन को वो फॉलो करेंगे। चर्च की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो इसलिए चर्च को अपनी अथॉरिटी खोने का डर बना रहा, और इसकी वजह से ही हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जब ज्यादा से ज्यादा बुक्स पब्लिश होने लगी और सब लोग उन बुक्स को अफोर्ड कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो उसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, उसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो चर्च है उसमें एक डर बैठ गया अपनी अथॉरिटी खोने का। तो उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। The invention of printing press allowed religious ideas to spread quickly and widely. अब जब प्रिंटिंग प्रेस आई, यानी कि जोहान गुटेनबर्ग जो है, जब उन्होंने मिड 15th सेंचुरी के आसपास 1448 के आसपास जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, तब उससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पब्लिश कर पा रहे थे, हम प्रिंट कर पा रहे थे कम टाइम में, और इसी वजह से बुक्स के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े कम हुए। अब जब कम प्राइसेस पे, लो प्राइसेस पे जब बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, तो सब लोगों ने उन बुक्स को खरीदना शुरू किया नॉलेज गेन करने के लिए, या फिर अपने ऐसी ही प्लेजर के लिए, मजे मजे के लिए उन्होंने बुक्स खरीदना शुरू किया। कुछ लोगों ने नॉलेज गेन करने के लिए खरीदे बुक्स, और इसी की वजह से अब जब स्टार्टिंग में रिलीजियस बुक्स पब्लिश की जा रही थी, जैसे बाइबल पब्लिश की जा रही थी सबसे ज्यादा, तो अब लोग जो हैं वो चर्च में ना जा करके, चर्च में जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स ना लेकर के वो क्या करते थे, अब बुक्स खरीद लिया करते थे, और बाइबल जो बुक्स पब्लिश हो रही हैं वो खरीद के जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को पढ़ा करते थे, समझा करते थे अपने हिसाब से। तो इससे क्या हुआ, अब लोग चर्च में कम जा रहे हैं, वो अपने घर पे खुद ही बाइबल पढ़ लेते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब चर्च नहीं जाना पड़ता था उतना। सिर्फ जीसस क्राइस्ट की टीचिंग पढ़नी होती थी उन्हें, तो वो बाइबल पढ़ लिया करते थे अपने घर पे ही बैठे बैठे। तो अब प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से जब रिलीजियस बुक्स सब लोग खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है रिलीजियस आइडियाज जो हैं वो लोगों के बीच में फैलते चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से स्प्रेड हुए ये रिलीजियस आइडियाज, लोगों को अपने रिलीजन के बारे में खुद पढ़ने का मौका मिला। Many people began to read religious texts in their own languages. अब काफी लोग जो हैं वो अपनी खुद की लैंग्वेजेस में पढ़ पा रहे थे बाइबल को। पहले जैसे चर्च की, कैथोलिक चर्च की जो लैंग्वेज है वो थी लैटिन, लैटिन लैंग्वेज में बात की जाती थी, लैटिन लैंग्वेज में ही बाइबल जो है वो सुनाई जाती थी, पढ़ी जाती थी। ज्यादातर लोग जिन्हें नहीं आती थी लैटिन लैंग्वेज, अब जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अब हम साउथ इंडिया में चल जाए तो वहां पे हिंदी किसी को नहीं आती, बहुत कम ही लोगों को आती है। तो ऐसे क्या होता है, एक लैंग्वेज जो है वो बैरियर बन जाता है हमारे कम्युनिकेशन के बीच में। ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिला कि पहले लोग जो है वो बुक्स नहीं पढ़ पा रहे थे, बाइबल खुद नहीं पढ़ पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बाइबल उनके खुद की लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई थी, लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। अब उनके खुद की लैंग्वेज में, लोगों के जो खुद की वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं, यानी खुद की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उसमें बाइबल प्रिंट की जा रही है, तो लोग इजीली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं बाइबल को। मार्टिन लूथर एंड द रिफॉर्मेशन। अब मार्टिन लूथर और इन्होंने कैसे रिफॉर्मेशन में, यानी कि रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने में हेल्प करी, उसके बारे में पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिन्होंने कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में अपने आर्गुमेंट्स दिए थे। In 1517, he wrote the 95 thesis criticizing the corruption in the Catholic Church. 1517 में जो मार्टिन लूथर हैं, उन्होंने 95 थीसिस लिखी, प्रिंट करवाई, और उसके बाद इनके जो ये बुक थी वो बहुत ज्यादा ही फेमस हो गई, काफी ज्यादा इसके प्रिंट्स बनाए गए, और यूरोप में, पूरे यूरोप की बात हो रही है, पूरे यूरोप में ये फेमस हो गई। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे मार्टिन लूथर, और पूरे यूरोप में, सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, पूरे यूरोप में इनकी बुक्स पब्लिश की गई और सेल हुई काफी ज्यादा अमाउंट में। तो मार्टिन लूथर ने 1517 में 95 थीसिस लिखी, और इसमें उन्होंने क्या किया है, इस बुक में ये जो उन्होंने लिखी थी 95 थीसिस, उसमें उन्होंने कैथोलिक चर्च, यानी कि जो क्रिश्चियंस का सबसे पुराना, सबसे बड़ा चर्च है कैथोलिक चर्च, जहां पे जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स लोगों को दी जाती हैं, लोगों को जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया जाता है, राइट पाथ शो किया जाता था। अब उसी कैथोलिक चर्च के करप्शन में, कैथोलिक चर्च में कैसे करप्शन चल रहा है, कैसे जो पोप हैं वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी बनाए रखना चाहते हैं, उन सब चीजों को लेकर के, उस करप्शन को लेकर के किसने बात उठाई? मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस में। Luther's writings were printed and spread across Europe within weeks. अब कुछ ही हफ्तों में ये जो मार्टिन लूथर की जो 95 थीसिस थी, ये पूरे यूरोप में
काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में पब्लिश की गई और सेल की गई, यानी ये बुक बहुत ज्यादा फेमस हो गई, पूरे यूरोप में सेल की जा रही थी लार्ज अमाउंट में। This started the Protestant Reformation which challenged the church's power. और इसकी वजह से क्या हुआ, अब जब लोग इनकी बुक पढ़ रहे हैं, जब लोगों को भी समझ में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे थे जो मार्टिन लूथर जो हैं उनसे सहमत थे, कुछ लोगों को लगा कि मार्टिन लूथर जो बोल रहे हैं वो सही है, यानी कि चर्च सच में अपनी अथॉरिटी बनाना चाहता है कैथोलिक चर्च, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। उन लोगों ने अब कैथोलिक चर्च ना जाके अपने हिसाब से बाइबल को पढ़ना और बाइबल में जो भी लिखा है उसकी मीनिंग खुद अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया। उसे ही कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यानी अब प्रोटेस्टेंट जो थे, जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में थे, उन लोगों ने चेंजेस लेके आए अपने रिलीजन में, अपने रिलीजन को फॉलो करने का जो तरीका है उसमें वो चेंजेस लेके आए। अब वो चर्च ना जाके कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को ना फॉलो करके वो अपने हिसाब से बाइबल इंटरप्रेट कर रहे थे। द कैथोलिक चर्च सॉ प्रिंटिंग एज अ थ्रेट, और इसी वजह से कैथोलिक चर्च को ऐसा लगा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है उसके आने की वजह से कैथोलिक चर्च की पावर चली जाएगी, कैथोलिक चर्च जो है उसे नुकसान झेलना पड़ेगा प्रिंटिंग की वजह से, ये जो प्रिंट्स की जा रही हैं बुक्स उसकी वजह से कैथोलिक चर्च का नुकसान होगा। तो अब जो चर्च है, जो कैथोलिक चर्च है, जैसे हम रोमन कैथोलिक चर्च भी कहते हैं, तो उसने कुछ स्टेप्स लिए। टू कंट्रोल दिस द चर्च सेंसर्ड बुक्स, अब चर्च को लगा कि जब लोग ऑर्डिनरी पीपल जो है वो खुद अपने हिसाब से बाइबल पढ़ेंगे और इंटरप्रेट करेंगे तो चर्च की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, जब लोग खुद ही सब कुछ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चर्च ने क्या किया, सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, अपने फेवर में लाने के लिए चर्च ने बुक्स पे सेंसरशिप लगा दी, यानी कि अब चर्च कंट्रोल कर रहा था कि क्या टेक्स्ट पब्लिश किया जाना है और कौन सा टेक्स्ट पब्लिश नहीं होना चाहिए, यानी चर्च कंट्रोल कर रहा था कौन सी बुक्स पब्लिश होंगी और कौन सी नहीं होंगी, ये अब चर्च कंट्रोल कर रहा था। मेंटेन्ड एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स, प्रोहिबिटेड यानी बैंड बुक्स, अब जो चर्च है उसने ऐसी बुक्स को, जहां पे कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स लिखे हैं, ऐसी बुक्स को चर्च ने बैन कर दिया था, कैथोलिक चर्च ने बैन कर दिया था। वो बुक्स जो है अब वो सेल नहीं की जा सकती थी मार्केट में। तो इन्हीं सब बुक्स का जो पूरा सेट था, या कह लो यही सारे जो बुक्स हैं, इनके ग्रुप को कहा गया इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। ये अब मेंटेन करनी शुरू करी चर्च ने। चर्च देखा करता था अगर किसी बुक को प्रिंट किया गया है और उस बुक में अगर कैथोलिक चर्च के बारे में बुराइयां लिखी हुई हैं तो चर्च उसे इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स की कैटेगरी में डाल दिया करता था, यानी बैन कर दिया करता था कैथोलिक चर्च। मॉनिटर्ड प्रिंटर्स एंड ऑथर्स, चर्च जो है, कैथोलिक चर्च जो है, यानी जो पोप है, उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि सभी ऑथर्स, सभी प्रिंटर्स पे ध्यान रखा जाएगा, उन्हें मॉनिटर किया जाएगा कि वो कौन सा टेक्स्ट, किस टाइप का टेक्स्ट पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं अपनी बुक्स में। तो अब ऑथर्स को, प्रिंटर्स को, इन्हें भी मॉनिटर किया गया, इन पर भी निगरानी रखी गई। प्रिंट एंड न्यू रिलीजियस आइडियाज, अब प्रिंट और उसके साथ साथ कैसे नए रिलीजियस आइडियाज इमर्ज हो रहे थे। डिस्पाइट सेंसरशिप रिलीजियस डिबेट्स फ्लरिश्ड, अब सेंसरशिप लगा दी थी बुक्स पे, चर्च जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा था कि कौन सी बुक्स पब्लिश होनी है, कौन सी नहीं होनी। अब सेंसरशिप लगाने के बाद भी लोग जो हैं वो डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते रहे। अब लोगों ने, पहले जितने भी लोगों ने ये बुक्स पढ़ी थी वो सब तो डिबेट्स एंड डिस्कशंस करेंगे ही, एक इंसान से दूसरे इंसान को ये सब बातें पता चलेंगी, तो सेंसरशिप लगाने के बाद भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस कंटिन्यूड रही। New Protestant groups emerged, each with their own interpretation of the Bible. नए नए प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स इमर्ज हुए, हर एक पर्सन जो है उसका खुद का एक अलग तरीका था बाइबल को इंटरप्रेट करने का, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसे समझने का अपना खुद का नजरिया डेवलप करने लगे लोग। The Bible became the most printed book of that time, allowing everyone to read and form opinion. बाइबल जो है वो उस टाइम की सबसे ज्यादा प्रिंटेड बुक्स में से एक थी, यानी सबसे ज्यादा प्रिंट की जाती थी जो बुक, वो कौन सी थी? बाइबल। क्यों? क्योंकि पहले रिलीजन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता था। रेनेसां के बाद, यानी जब रीबर्थ हुआ यूरोप का, उसके बाद ही हमें मॉडर्न आइडियाज देखने को मिले, रिलीजन का इन्फ्लुएंस हमें कम देखने को मिला। लेकिन उससे पहले, रेनेसां से पहले, रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था हमारी सोसाइटी पे, यूरोपियन सोसाइटी पे भी। तो जो बाइबल है वो सबसे ज्यादा प्रिंटेड बुक्स में से एक थी। उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो बुक प्रिंट की जाती थी वो बाइबल ही थी। और अब जब बाइबल इतनी ज्यादा प्रिंट की जा रही है, बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, कम रेट पे अवेलेबल हैं, तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बुक्स खरीदनी स्टार्ट करी। बाइबल
खरीद के लोगों ने पढ़ना शुरू किया और खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते चले गए, लोग खुद का ओपिनियन बनाते चले गए, अपने हिसाब से बाइबल को समझते चले गए, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट करते चले गए। अब लोग जो है वो चर्च के अनफेयर प्रैक्टिसेस से अग्री नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी के साथ प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज होते चले गए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया है कि कैसे चर्च जो है उसने अपनी अथॉरिटी को बचाए रखने के लिए ये सब स्टेप्स लिए थे। और चर्च को ये सब स्टेप्स क्यों लेने पड़े? क्योंकि जो मार्टिन लूथर थे, जो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, जर्मनी से बिलोंग करते थे, उन्होंने 95 थीसिस लिखी। उन्होंने ही चर्च को क्रिटिसाइज किया, अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में उन्होंने सबसे पहले अपनी वॉइस रेस करी और उसी के बाद चर्च की अथॉरिटी को कम करने पे लोगों का ज्यादा फोकस रहा। लोग जो है सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस को खत्म करना चाहते थे, रैशनली सोच रहे थे, अपने हिसाब से वो अब बाइबल को इंटरप्रेट कर रहे थे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी देखा मार्टिन लूथर जो एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे, वो क्या चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने के तरीके में थोड़े चेंजेस आए। क्यों? क्योंकि मार्टिन लूथर को लगता था कैथोलिक चर्च जो है वो अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहा है, कैथोलिक चर्च काफी सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो एक सोल पावर बन के बैठा हुआ है सभी के लिए, तो सभी पर रूल कर रहा है कैथोलिक चर्च। ऐसा लगता था मार्टिन लूथर को लगता था कि कैथोलिक चर्च की जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उन सबको अबॉलिश किया जाए। तो इसके लिए मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी, यानी कि उसके खिलाफ, अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ मार्टिन लूथर ने अपनी वॉइस रेज करी। अब उनकी वजह से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ, यानी लोग प्रोटेस्ट करने लगे, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में चले गए। तो उस टाइप से कैसे रिफॉर्म्स आए, कैसे चेंजेस आए क्रिश्चियनिटी में, वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर was a German monk and religious reformer. मार्टिन लूथर जर्मनी से बिलोंग करते थे और मॉन्क का मतलब आई होप आप जानते ही हो। तो ये एक जर्मन मॉन्क थे और साथ ही साथ रिलीजियस रिफॉर्मर थे। ये चाहते थे कि इनके रिलीजन में यानी क्रिश्चियनिटी में कुछ रिफॉर्म्स आए, यानी चेंजेस आए। He strongly opposed the corruption and unfair practices of the Roman Catholic Church. ये जो थे मार्टिन लूथर जो थे वो कैथोलिक चर्च के थ्रू जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस की जा रही हैं उसके खिलाफ थे। मार्टिन लूथर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कैथोलिक चर्च एकदम करप्ट होता जा रहा है, वहां भी करप्शन देखने को मिल रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहा है कैथोलिक चर्च, वो मार्टिन लूथर को पसंद नहीं आया। तो मार्टिन लूथर इन्हीं के अगेंस्ट में, कैथोलिक चर्च के अनफेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेज करते हैं, स्पेशली द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस और लेटर्स सेड टू फॉरगिव सिंस। सिंस यानी पाप। अब आपने काफी पाप किए हैं, आपको अपने पाप का जो बोझ है वो आपको उतारना है अपने सिर से, आपको पाप है उससे मुक्ति पानी है। तो उसके लिए जितने भी मंत्र वगैरह पढ़े जाएंगे या जो भी प्रेयर वगैरह करवाई जाएगी चर्च में, तो उसको लेकर भी मार्टिन लूथर चाहते थे कि रिफॉर्म्स आए। क्यों? क्योंकि कैथोलिक चर्च सबसे ज्यादा अपना रोल इसी में प्ले कर रहा था। कैथोलिक चर्च का कहना था कि हर एक इंसान ने पाप करे हुए हैं, आपके साथ बहुत बुरा होगा अगर आप अपने पाप नहीं उतरवाते हो। तो इस वजह से ऐसे करके लोगों को एक तरह से स्पिरिचुअली डरा करके जो चर्च है वो ये कहा करता था कि आपके इतने पाप हो चुके हैं, आप नर्क में जाओगे। इस टाइप से काफी सारी बातें की गई। चर्च जो है इस तरह से लोगों को डराने लगा और लोगों से काफी सारे रिचुअल्स करवाए जाते थे, फिर लोगों से मनी भी, पैसा भी लिया जाता था। तो इन सब प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में थे मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर जो करप्शन चल रहा था कैथोलिक चर्च में उसके अगेंस्ट में थे, तो इसलिए उन्होंने अपनी वॉइस रेज करी और 95 थीसिस लिखी। 95 थीसिस जो 1517 में लिखी गई। ही रोट हिज ऑब्जेक्शंस टू चर्च प्रैक्टिसेस। चर्च की जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी वॉइस रेज करी। जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने चर्च के अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में 95 थीसिस लिखी। 95 थीसिस यानी 95 उन्होंने गलतियां गिना दी, अनफेयर प्रैक्टिसेस गिना दी। He nailed this list to the door of the church of
विटेनबर्ग इन जर्मनी। अब जर्मनी में चर्च ऑफ विटेनबर्ग है, वहां पे उस चर्च के गेट पे जाकर के इन्होंने ये लिस्ट लगा दी। उसके बाद क्या हुआ? द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प स्प्रेड लुथर्स आइडियाज रैपिडली अक्रॉस यूरोप। फिर प्रिंटिंग प्रेस जो है उसने अपना रोल प्ले किया। ये मार्टिन लूथर ने क्या किया, जो चर्च ऑफ विटेनबर्ग था वहां पे जाकर के इन्होंने वो जो 95 थीसिस इन्होंने लिखी थी, वो जो पूरी लिस्ट लिखी थी, वो इन्होंने वहां पे जाकर के लगा दी गेट के पास। अब काफी लोगों ने पढ़ा, साथ ही साथ उन वो जो लिस्ट थी उसमें जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस का जिक्र किया गया था वो सब बुक्स में पब्लिश भी की गई। 95 थीसिस की बुक्स बनाई गई। उनकी जो लिस्ट थी, मार्टिन लूथर की जो लिस्ट थी, उसे बुक में कन्वर्ट कर दिया गया, प्रिंट किया गया। अब क्योंकि बुक्स ज्यादातर लोग अब खरीद रहे थे, लोग पढ़ने लगे, उन्हें पता चला चर्च के अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में, जो कभी जिन चीजों पे लोगों ने गौर नहीं किया था, उन सब मुद्दों को उठाया किसने? मार्टिन लूथर ने। और उन सब चीजों के बारे में पढ़ के लोगों का भी एक माइंडसेट इस टाइप से बनने लगा कि हाँ, ये अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, हम उनके फॉलोअर हैं, तो पोप की अथॉरिटी हम क्यों मान रहे हैं? तो इस टाइप से लोगों में ये सारी फीलिंग्स जो है वो जनरेट हुई और लोग कैथोलिक चर्च छोड़ने लगे। कैथोलिक वे में जिस टाइप से ये पहले प्रेयर्स किया करते थे, जिस टाइप से रिचुअल्स फॉलो किया करते थे, उन सब तरीकों को ये छोड़ने लगे, रिचुअल्स को छोड़ने लगे लोग। और इन्हें ही प्रोटेस्टेंट कहा गया, क्योंकि कि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में। और इस टाइप से प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू हुआ। ये जो प्रोटेस्टेंट्स थे, इन्होंने अपने फॉलो करने के तरीके में चेंज लाए। ये जो क्रिश्चियनिटी है उसे फॉलो करने के तरीके में ये चेंजेस लेके आए। Many people broke away from the Catholic Church and formed Protestant churches. काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने जब चर्च के, कैथोलिक चर्च के इन अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा, जाना, तो उन लोगों ने कैथोलिक चर्च को छोड़ दिया, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी को जिस टाइप से ये फॉलो किया करते थे उस तरीके को ही पूरा छोड़ दिया और इन्होंने प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स ज्वाइन करे, प्रोटेस्टेंट चर्चेस बनाए, जहां पे ये नए नए रिफॉर्म्स ला रहे थे। और जो रिचुअल्स इन्हें गलत लगती थी, अनफेयर प्रैक्टिसेस इन्हें गलत लगती थी, जो उनके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट किए और अपने तरीके से इन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना स्टार्ट किया प्रोटेस्टेंट्स ने। प्रोटेस्टेंट्स बिलीव्ड, अब प्रोटेस्टेंट्स का ये मानना था कि द बाइबल इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, नॉट द पोप, कि बाइबल जो है वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, यानी सबसे रियल पावर कही जाए तो वो बाइबल में ही है, हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। हमें किसने कहा कि हम पोप को हम लोग अपना सब कुछ माने? यानी सबसे टॉप पे पोप नहीं है, सबसे टॉप पे बाइबल है, यानी बाइबल हम सब अगर पढ़ेंगे तो वो सही रहेगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया? प्रोटेस्टेंट्स का ये मानना था कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी यानी सबसे ज्यादा टॉप पे बाइबल है, जिसमें जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स हैं। सबसे टॉप पे पोप नहीं रह सकते हैं, पोप बस उस चर्च का हैंडल करते हैं, उसके हेड हैं। हम पोप को सबसे टॉप पे नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सबसे टॉप पे हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, हमें बाइबल पढ़नी है, सबसे टॉप पे बाइबल होगी, ना कि पोप। ऐसा मानना था प्रोटेस्टेंट्स का। फेथ अलोन कैन ब्रिंग सेल्वेशन, सेल्वेशन यानी मुक्ति। तो लोगों को अब ये नॉलेज होने लगी, जब उन्होंने इतने सब चीजों के बारे में पढ़ा, लोगों ने नॉलेज गेन करी, तब लोगों के एक तरह से लोगों का ये मानना था, लोगों का जो नजरिया था क्रिश्चियनिटी को लेकर के वो चेंज हुआ। अब लोगों का ये मानना था कि अगर हम विश्वास रखते हैं, अगर हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, दिल से मानते हैं, फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं उनमें, तो हमें सेल्वेशन यानी मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए हमें कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें पैसे देने की जरूरत है। Every believer should have the right to read Bible। और प्रोटेस्टेंट्स का ये भी मानना था कि हर एक बिलीवर जो जीसस क्राइस्ट का बिलीवर है, जीसस क्राइस्ट पर बिलीव करता है, हर उस बिलीवर को राइट होना चाहिए, यानी अधिकार होना चाहिए बाइबल पढ़ने का। हर एक बिलीवर को राइट होना चाहिए कि वो बाइबल पढ़ सके। रिएक्शन ऑफ चर्च, अब जब प्रोटेस्टेंट्स चर्च के इन सभी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में जा रहे हैं, प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक चर्च से अलग होते जा रहे हैं, तो उस पे कैथोलिक चर्च का क्या रिएक्शन था? द कैथोलिक चर्च ऑर्डर्ड लूथर टू विड्रॉ हिज स्टेटमेंट्स। तो कैथोलिक चर्च ने मार्टिन लूथर को ऑर्डर दिया कि जितने भी आपने स्टेटमेंट्स दी हैं, आर्गुमेंट्स दी हैं, उन सब से आप पीछे हट जाओ और मत भड़काओ इन प्रोटेस्टेंट्स को। ये सब जो आपने मेस क्रिएट किया है उसे अब आप हैंडल करो, उसे कंट्रोल करो। हिज बुक्स वर बैंड एंड बर्न्ड, और जो मार्टिन लूथर की जो बुक्स पब्लिश की जा रही थी, प्रिंट की जा रही थी, उन सभी बुक्स को बैन कर दिया गया और
जला दिया गया, बर्न कर दिया गया। हमने देखा था कि जैसे जो भी चर्च के खिलाफ जाया करता था, चर्च के खिलाफ जाके जो भी प्रिंट किया करता था अपने बुक्स में, टेक्स्ट वगैरह जितना भी प्रिंट किया जाता था कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में, उन सब को कैथोलिक चर्च बैन कर दिया करता था और उन सब बुक्स को इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स की कैटेगरी में रखा जाता था। सेंसरशिप भी लगा रखी थी चर्च ने। पहली बात तो चर्च देखा करता था, उसके बाद से मार्टिन लूथर का ये जो केस हुआ उसके बाद से चर्च ये देखने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ यानी कैथोलिक चर्च के खिलाफ कोई भी बुक पब्लिश कर दी जाए, तो उसको रोकने का काम करा करता था कैथोलिक चर्च। फिर उसी के बाद मार्टिन लूथर की ये जो बुक्स पब्लिश की गई और इन्हें सबसे पहले मार्टिन लूथर की जो 95 थीसिस वाली बुक थी उसे बैन करने के बाद चर्च ने सेंसरशिप भी लगाई और इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स भी इंट्रोड्यूस करी। इम्पैक्ट ऑफ लूथर्स मूवमेंट। अब लूथर का जो मूवमेंट चल रहा था, मार्टिन लूथर ने जो ये पूरा मूवमेंट क्रिएट कर दिया था, खड़ा कर दिया था मूवमेंट, जो खास करके चला कौन रहे थे? प्रोटेस्टेंट्स ही थे जो एक तरह से मार्टिन लूथर से सहमत थे। तो मार्टिन लूथर के थ्रू ये स्टार्ट किया हुआ जो मूवमेंट था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? The Protestant Reformation weakened the church's power in Europe. अब यूरोप में जो कैथोलिक चर्च की पावर थी वो कम होने लगी। अब कैथोलिक पावर उतना ज्यादा अथॉरिटेटिव नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। पहले जितनी पावर कैथोलिक चर्च के पास थी अब नहीं थी उस चर्च के पास जब प्रोटेस्टेंट्स ने मूवमेंट स्टार्ट किए। Encourage religious freedom, literacy and individual thinking। और साथ ही साथ जब प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उन्होंने अपने खुद के तरीके से बाइबल को इंटरप्रेट करना शुरू किया, अपने खुद के तरीके से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू किया, तो हम ये कह सकते हैं कि अब रिलीजियस फ्रीडम आ रही है। हम रिलीजियस फ्रीडम देख सकते हैं, यानी बंदिशें नहीं है लोगों पे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो अपनी मर्जी से खुद के हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें लिटरेसी देखने को मिली, रिलीजियस लिटरेसी। अब सब लोग अपने रिलीजन के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इंडिविजुअल थिंकिंग में भी हमें एक तरह से इंप्रूवमेंट देखने को मिली। अब हर एक इंसान क्रिटिकली सोच रहा है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखने की कोशिश कर रहा है। मार्टिन लूथर जो है उन्होंने सब चीजों को ऑब्जर्व किया और जो चीज उन्हें गलत लगी उसके खिलाफ उन्होंने वॉइस रेज करी। अब वैसे ही हर कोई जो पर्सन है, वो हर कोई इंसान अब सारी जितनी भी बुक्स पढ़ता है वो पढ़ने के साथ साथ सब चीजों को ऑब्जर्व करने लगे। सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो इस टाइप से अब लोग जो हैं वो क्रिटिकली सोचने भी लगे। आई होप ये आपको क्लियर है कि कैसे मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस जो लिस्ट है वो बना करके चर्च ऑफ विटेनबर्ग के गेट पे उन्होंने चिपका दी थी वो लिस्ट पूरी, और उसके बाद से ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। प्रोटेस्टेंट ग्रुप बनने लगा। अब लोग कैथोलिक चर्च को छोड़ करके अपने हिसाब से बाइबल इंटरप्रेट करने लगे, अपने हिसाब से क्रिश्चियनिटी जो है उसको फॉलो करने लगे, और इसी वजह से जो कैथोलिक चर्च है उसकी पावर कम होती चली गई। रिजल्ट क्या निकला था इन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट्स का कि अब कैथोलिक चर्च जो है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया है कि प्रोटेस्टेंट्स का क्या मानना था। ये हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस करे कि सबसे टॉप पे बाइबल होना चाहिए, ना कि पोप, और साथ ही साथ हर एक इंसान को राइट होना चाहिए कि वो बाइबल पढ़ सके, और सिर्फ हम जीसस पे बिलीव करते हैं इतना ही काफी है हमारी मुक्ति के लिए। हमें कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, ना कोई पैसा पे करने की जरूरत है। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।